हाँ जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। सीए कैसा चल रहा है? सीए फाउंडेशन कैसा चल रहा है? इजी चल रहा है? मुश्किल चल रहा है? बहुत इजी चल रहा है? बहुत मुश्किल चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है? या चलते चलते बहुत दूर चला गया है? तो भाई आपकी सीए की जर्नी कैसी चल रही है? हाँ जी। कितनों की बढ़िया चल रही है? कंफर्टेबल चल रही है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों की कंफर्टेबल जो है चल रही है। कितनों की अनकंफर्टेबल चल रही है? एक बच्चे की। अच्छा, एक बच्चे की अनकंफर्टेबल जो है चल रही है। अच्छा, बाकी सब क्या कह रहे हैं? बाकी सब ठीक है, मतलब ऐसा वो नहीं था कि जो डर था पता नहीं सी ये क्या ही होगा। तो अभी फिलहाल आई होप आपको सारे सब्जेक्ट मस्त जो है चल रहे होंगे। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं आवाज़ थोड़ी सी कम है, उधर से आवाज़ बढ़ा दें। ऑनलाइन बच्चे, हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से आवाज़ सही आनी चाहिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ को बढ़ाएं, कम करें? मस्त आ रही है? इधर इको करना शुरू हो गया है, उधर से स्पीकर से बंद थोड़ा कम कर दे। चलो ठीक है जी, आवाज़ सबको सही आ गई है? हाँ जी, तो आप सबका भी क्या चल रहा है? कंफर्टेबल चल रहा है सारा अच्छे से? चलो ठीक है सर, ये सर आ रही है। चलो चलो वापस आई। हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर जो है शुरू किया था। चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाएंगे, सीए इंटर में भी जो है पढ़ाएंगे। जैसे बीआरएस था, इजी था, पूरा फाउंडेशन पढ़ा के ख़त्म जो है कर दिया। पर डेप्रिसिएशन चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आईसे को लगा कि बच्चा भी इस लेवल पर नहीं है कि पूरा फाउंडेशन में समझ जाए, तो फाउंडेशन में अपने को एक ओवरव्यू दे रहे हैं और इंटर में और डिटेल में जो है पढ़ाएंगे। तो भाई फाउंडेशन में जब शुरू किया तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन जो है पढ़ी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब अभी तक स्कूल में क्या था, बस एसएलएम लगा दिया, ऐसा नहीं। हमें चेक करना है किस पर एसएलएम लगेगा, किस पर डब्ल्यूडीबी लगेगा, किस पर बाकी सारे मेथड जो है लगेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी सारे एसेट पर एक ही मेथड जो है लगाती। तो हो सकता है कंपनी अपने व्हीकल्स पर अलग मेथड लगाए, बिल्डिंग पर अलग मेथड लगाए, प्लांट एंड मशीनरी पर अलग मेथड जो है लगाए। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमें क्या करना है? एलोकेट करना है। एलोकेट किसको करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट को। वो जो नेट खर्चा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। भाई कितनी मेरी कॉस्ट लगी और मुझे पता है इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे, तो मैंने कहा मेरा खर्चा नहीं, तो डिफरेंस क्या आया? वो मेरा नेट खर्चा है। आज मैं 50 लाख रुपए का मैं गाड़ी खरीदता हूँ और मुझे पता है 10 लाख रुपए तो इसकी रीसेल वैल्यू है। इसकी क्या है? रीसेल वैल्यू। तो नेट मेरा कितना हुआ? 50 माइनस 10, 40 लाख का मेरा खर्चा जो है आता है। तभी आपके पेरेंट्स का भी आप चेक करें, जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं हमेशा रीसेल वैल्यू हमेशा पूछते हैं, इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है। क्योंकि नेट खर्चा, क्योंकि ये मेरा एसेट नहीं होता, ये मेरा क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा है, इसलिए पीएनएल में जो है जाएगा। तो हमने कहा भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो जब तक आप इसको यूज करेंगे तब तक इस पे क्या लगाना है? डेप्रिशिएशन जो है अपने को जो है लगाना होगा। और यूजफुल लाइफ क्या हो सकती है? वो जैसा आपका मन करे, आप ईयर्स में भी निकाल सकते हैं, आप प्रोडक्शन यूनिट में भी निकाल सकते हैं, या कोई भी सिमिलर यूनिट जो भी आपको लॉजिकल लगती है उस पर निकाल। जो 2-3 एग्जाम्पल दिए, किलोमीटर के हिसाब से निकाल सकते हैं, आवर्स के हिसाब से निकाल सकते हैं, आपके जो प्रिंटर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रिंट आउट के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन जो है निकाल सकते हैं। हर मशीन की एक लाइफ होती है, वो किस बेसिस पर मैन्युफैक्चर ने बनाई है उसके हिसाब से आपको जो है डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़े और ये सारी चर्चा कहाँ पर करिए? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ICAI। ICAI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये वो बॉडी है जो आपको सीए की डिग्री जो है देगी। हम आपको क्या दे रहे हैं? सिर्फ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, पर आईसीएआई वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो जो है जितने भी इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं उनको अकेली ये बॉडी है जो डिग्री जो है देती है। और आईसीएआई की बात करें, इसके ब्रांचेस इंडिया में भी है, इंडिया के बाहर भी हैं। तो जो लोग यूएई में सीए करते हैं, इवन नेपाल में सीए करते हैं, दुबई में सीए करते हैं, उन
सबको ICI डिग्री जो है प्रोवाइड जो है करता है। तो बहुत ही रेपुटेड बॉडी है जो इस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सारे फ्रेम करती है और साथ ही साथ चार्ट अकाउंटेंट बनाती है कि आप इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड आप जो है अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स के तरीके से जो है अकाउंटिंग सारी करवाएं। तो भाई AS10 ने क्या डिफाइन करा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डिफाइन करा। वो क्या चीज होती है? दीज आर टेंजिबल आइटम। ये क्या है? कुछ टेंजिबल चीजें हैं। हमने कहा ये आपने क्यों रखी हैं? क्यों रखी हैं? पहला, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हो? हमने कहा सप्लाई ऑफ गुड्स में यूज कर सकते हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज कर सकते हो और क्या हो सकते हैं? आप रेंटल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी जो है यूज कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आएगा। और दूसरा, हमने कहा इसमें डेप्रिसिएशन कब लगाओगे? जब इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ्स हो। अगर इसकी लाइफ 2-3 महीने की है फिर तो सारा खर्चा उसी साल PNL में चला जाएगा। पर अगर लाइफ 3-4 साल की है तो वो जो डेप्रिसिएशन है टुकड़ों में डिवाइड जो है अपने को करना होगा। कंफर्टेबल है? तो ये सारी चर्चा जो है हमने करी थी। और फिर लास्ट हम आए थे कॉस्ट। हमने कॉस्ट में क्या क्या लेना है? तो हमने कहा जो भी एसेट नहीं कहूँगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरी फैक्ट्री, गोडाउन, हेड ऑफिस कहीं पर भी आ जाता है और मैं वो खर्चे कहाँ तक ऐड करने? जब तक वो रेडी टू यूज ना हो जाए, जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। चाहे मैं यूज करूँ या ना करूँ, पर जब तक इंस्टॉल ही नहीं हुआ तब तक डेप्रिसिएशन शुरू नहीं करते। जैसे ही ओके रिपोर्ट आ गई कि अब आप इस मशीन को, कार को आप यूज कर सकते हैं, इस बिल्डिंग को यूज कर सकते हैं, वहां तक का सारा खर्चा क्या होगा? हम ऐड जो है करते जाएंगे। तो माइंड मेकअप करें, अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूं तो शोरूम में एक प्राइस नेगोशिएट होगा। तो पहला क्या होता है? परचेज प्राइस। मैंने कोई ट्रेड डिस्काउंट मेरे को मिला, लेस कर देंगे। कोई मेरे को सब्सिडी मिली, लेस कर देंगे। ये मेरा नेट अमाउंट आएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर टैक्सेस ऐड होंगे। अगर टैक्सेस रिफंडेबल है, मेरे को रिफंड मिल जाएगा, इग्नोर कर दूंगा। टैक्स अगर नॉन रिफंडेबल है, मतलब मेरी जेब से जाएगा, उसको क्या करूंगा? ऐड जो है कर दूंगा। एक एग्जांपल आपको दिया, कौन सा दिया? आपका इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो क्या होती है? नॉन रिफंडेबल जो है होती है। उसको हम क्या करेंगे? ऐड। फिर मैंने कहा मैंने सामान खरीद लिया, अब मुझे ट्रक में क्या करवाना है? लोड करवाना है। तो लोडिंग चार्जेस क्या करेंगे? ऐड। फिर ट्रक से आपका सामान आ रहा है, रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करेंगे? ऐड। रास्ते में ट्रांजिट इंश्योरेंस कराई, वो भी क्या करना है? ऐड। रास्ते में टोल चार्जेस मैंने पे करे, वो भी क्या करना है? ऐड। रास्ते में पेट्रोल डीजल भरवाया, वो भी क्या करना है? ऐड जो है करना है। फिर फैक्ट्री में मेरा सामान आया, अब मेरे को सामान को उतरवाना है, अनलोडिंग चार्जेस, वो भी क्या करना है? ऐड करना है। अब उस सामान को मेरे को अपनी फैक्ट्री में, गोडाउन में या हेड ऑफिस में इंस्टॉल करवाना है। उसके पहले साइट बनवानी जो है पड़ेगी। अगर मुझे कुछ साइट, कुछ फ्रेम बनवाना है, वो भी कॉस्ट क्या करेंगे? ऐड। उसके बाद इंस्टॉल कराने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया, उसने चार्जेस लिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसको भी क्या करेंगे? ऐड। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग पे खर्चा हो गया, उसको भी क्या करेंगे? ऐड। और जब ओके रिपोर्ट आ गई, अब आपकी मशीन आप यूज कर सकते हो। बस वहां से डेप्रिसिएशन हम शुरू जो है कर देंगे। कंफर्टेबल है? तो भाई ये सारी चर्चा जो है हमने जो है करी और उसके बाद फिर पहला सवाल हमने शुरू किया था, उसी को आगे कंटिन्यू जो है करेंगे। तो पहले सवाल में पहला पार्ट हमने क्या निकाला था? हमने एक्विजिशन कॉस्ट जो है निकाली थी। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन की बात करें, डेफिनेशन हमने सारी पढ़ी, यूजफुल लाइफ पढ़ लिया, कॉस्ट की हमने सारी बात करी। उसके बाद हमारा पहला सवाल हमने शुरू किया था, 1 जनवरी को 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इंपोर्ट करवाई थी, 2 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी लगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 के लगे, 4 साल की लाइफ थी। उसके बाद हमें पता था इतने रुपए मेरे को जो है मिल जाएंगे, 499,712, और ये मशीन 20,000 घंटे चल सकती है, 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर जो है कर सकती है। और आपसे क्या पूछा? एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मैंने कहा वो सारे खर्चे जो मशीन को यूज करने से पहले हमारे लगेंगे। तो मैंने कहा 10 लाख, 2 लाख और 20,000, तो ये कितना आ गया? 12,20,000। नेक्स्ट मैंने कहा मेरा नेट खर्चा, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? हमने कॉस्ट में से एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करी थी, ये मेरा डेप्रिशिएबल अमाउंट आया। ये मेरा क्या है? नेट खर्चा। ये मेरा क्या है? नेट खर्चा जो है आ जाएगा।
उसके बाद फिर हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, एसएलएम मेथड। हमने कहा ये कब यूज़ करते हैं, जब मेरी जो मशीन है वो यूज़ क्या होती है, हर साल इक्वल यूज़ जो है होती है, हर साल इक्वल अगर यूज़ हो रहा है तो हमने कहा इसको आप इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज जो है कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जब ये मशीन पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगी, लास्ट में मेरा क्या बचना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू, ये मेरा नेट एसेट जो है आएगा। और डेप्रिसिएशन कहा जाता है पीएनएल में, पीएनएल में क्या जाएगा, नेट खर्चा, नेट खर्चा सारा का सारा पीएनएल में जो है मेरा चला जाएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। लो जी, फिर आए सेकंड मेथड पर जो है आ जाते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चा पूछ रहे हैं सर क्या दुबई यूएई में उनका खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है। हाँ, उनका हमारा इंडियन मतलब हमारे आईसीआई के साथ जो है टाइप है। उन्होंने कहा भाई आप जो है सीए बनाएं और दुबई यूएई के अंदर जो है भी अगर इंडिया से आप सीए करते हैं वहाँ पर आपकी सीधा सीधा प्लेसमेंट जो है हो जाती है। तो दुबई यूएई की बात करें तो वहाँ पर उनकी बॉडी जो है नहीं है। उन्होंने कहा हम इंडियन चार्ट अकाउंटेंट को ही जो है प्लेसमेंट जो है दे देंगे। ठीक है जी, चलो फिर आगे जो है बढ़ते हैं। ऑनलाइन बच्चे और क्या कह रहे हैं, अच्छा लुधियाना सेंटर से भी गुड मॉर्निंग जो है आया है। ठीक है जी, लुधियाना सेंटर कैसा चल रहा है आप सबका, बढ़िया चल रहा है। चलो उसके बाद और बच्चे क्या कह रहे हैं, चलो बाकी सारा ठीक जो है चल रहा है। लो जी, फिर आए मेथड 2। लो जी, फिर आ जाए मेथड 2। तो भाई मेथड 2 पर आ जाए और मेथड 2 है मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड, मशीन आर रेट मेथड। ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर आपकी किताब टेस्ट ऐप में नहीं है। टेस्ट ऐप में है कि नहीं है, टेस्ट ऐप में अपलोडेड है। एक बार ज़रा आप हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट में बात कर लेना। वैसे आपकी किताब भी शायद कोरियर हो चुकी है, पहुंच गई होगी। और अगर आपको शायद टेस्ट ऐप में दिख नहीं रही होगी, एक बार टेक्निकल डिपार्टमेंट में कॉल जो है कर लो तो आपको बता देंगे, वो टेस्ट ऐप में अपलोडेड है, आपको दिख जाएगी। ठीक है जी, चलो मशीन आर रेट मेथड। हाँ टेस्ट है बेटा, आपको हमारा इंस्टॉल करना है, किसी और का इंस्टॉल कर लिया होगा तो आपको बुक जो है नहीं दिखेगी। ठीक है जी, चलो फिर आगे आते हैं मशीन आर रेट मेथड। तो भी कह रहे हैं डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, मशीन आवर रेट, मशीन जितने घंटे काम करेगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो है लगाना चाहिए। तो मशीन आर रेट मेथड। और आपको मैं दे रहा हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आपको कह रहे हैं ईयर 2021, 2022, 2023, 2024 और कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स पहले साल 3500 आवर्स मशीन चली, सेकेंड ईयर में 4000 आवर्स मशीन ने काम किया, थर्ड ईयर में 5000 आवर्स मशीन ने काम किया, फोर्थ ईयर में 7500 आवर्स जो है मशीन में काम जो है किया। लो जी, तो भाई अब मुझे बताओ हमें डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन आवर रेट मेथड से। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कोई भी अगर लॉजिकली सोच के बताए तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लगाओगे। हाँ जी, जैसे एसएलएम में क्या था, हमने कहा जो नेट खर्चा है, क्योंकि इक्वल डिवाइड कर रहे थे तो हमने इक्वल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड जो है किया। अब कह रहे हैं टोटल लाइफ हमारी आवर्स में कितनी है, शायद ऊपर गिवन था कि भाई हमारी मशीन 20,000 घंटे टोटल काम जो है करेगी और हर साल अलग अलग घंटे काम जो है किया, कभी 3500, कभी 4000, कभी 5000, कभी 7000। तो बताओ पहले साल कितना डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो भाई क्या फॉर्मूला जो है बनना चाहिए। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई भी अगर बता पाए। हाँ जी, कोई भी माइक में अगर बताएं। हाँ जी, तो भाई क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, क्या फॉर्मूला लगाएं अगर डेप्रिसिएशन मुझे मशीन आवर के हिसाब से जो है करनी है। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, नेट खर्चा। तो हमने कहा भाई टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो हमने कहा भी नेट खर्चा टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड किससे करोगे, इसकी लाइफ से। लाइफ किस में निकालोगे अब, ईयर्स में।
तो भाई टोटल यूजफुल लाइफ इन आवर्स, हमने कहा अब आवर्स में हम निकालेंगे। हाँ, ऑनलाइन बच्चे ने कहा पहले 20,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाँ जी, मल्टीप्लाई जितने एक्चुअल आवर्स जो है काम आया तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स यूज्ड। तो इस मशीन को कितने घंटे हमने काम जो है किया। अच्छा, ऑनलाइन सब जगह सेम आ रहा है सर, 20,000 से डिवाइड करेंगे। ऑनलाइन भूमिका आपने क्या कर दिया, 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3500 से डिवाइड कर दिया, उल्टा 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 से डिवाइड जो है हम जो है करेंगे, ठीक है जी। तो भाई चेक करें, तो लो जी चेक करो, हमने फिर से निकाला ईयर्स, वही सेम मेरा आएगा। तो हमने कहा 3 कॉलम अपन को बनाने हैं, ईयर, उसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन, और उसके बाद क्या है क्लोजिंग बैलेंस। तो भाई क्लोजिंग बैलेंस, तो भाई 2021, 2022, 2023 और 2024। तो भाई फिर चेक करें, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है 7,20,000, आगे कितना है 288। तो भाई 7,20,288 मेरा क्या है डेप्रिशिएबल अमाउंट, 720,288 ये मेरा नेट खर्चा है। और हमने कहा अब इस मशीन की लाइफ कितनी है, सवाल में गिवन था कि 4 साल में लाइफ कितनी है 20,000 घंटे। तो भाई 20,000 घंटे की अगर लाइफ है तो हम डिवाइड किससे करेंगे 20,000 से। और हमने कहा इस साल कितने घंटे काम किया, हमने कहा जी 3,500। तो भाई निकाल कर बताओ आंसर कितना। तो भाई निकाल कर बताएं आंसर कितना। अगर डेसिमल में आ जाए तो उसको राउंड ऑफ कर देना इंटीजर में, अगर 0.5 से कम हो लोअर पर, 0.5 या 0.5 से ज़्यादा हो हायर पर राउंड ऑफ जो है कर दीजिएगा। तो लो जी बताएं जी आंसर कितना, 1,26,050। तो आप बता रहे हैं 1,26,050। ऐसी अगले साल का बताएं, हमने कहा जी 7,20,288 का डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डिवाइड किससे करेंगे यूजफुल लाइफ से। अगले साल कितना 4,000। तो बताओ जी 4,000 पर आंसर कितना। हाँ जी 4,000 पर आंसर कितना, 1,44,058 निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही फिर आए, मैंने कहा नेक्स्ट ईयर में 7,20,288 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू में नेक्स्ट कितना आ रहा है 5,000, 1,80,072। आपने मुझे आंसर जो है बताया। हाँ जी, उसके बाद फिर है 7,20,288 डिवाइडेड बाय कितना 20,000 इनटू में 7,500, 2,70,108। और एक बात चेक करो इन चारों का टोटल कितना आ रहा है। हाँ जी इन चारों को जरा टोटल करें और चेक करो इन चारों का टोटल कितना आ रहा है। सेम सेम का मतलब क्या, हाँ पूरा बताएं, 7,20,288। जो बार बार कहा डेप्रिसिएशन क्या है, इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है सिस्टमैटिकली मैंने एलोकेट करा 4 सालों में। ये 4 साल कौन से हैं, यूजफुल लाइफ, जो हमें ऊपर गिवन था हमारे सवाल में। हमने मशीन कब खरीदी थी 2021 में, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी 4 साल। तो आप वो कह रहे थे 4 साल 2021, 22, 23, 24, 4 साल में सिस्टमैटिकली एलोकेट करके जो है बताएं। तो हमने सिस्टमैटिकली इसको क्या किया
एलोकेट जो है किया है। मैंने कहा मेरा नेट खर्चा पहले साल कितना जाएगा 1,26,050 रुपये, दूसरे साल 1,44,058 रुपये, ऐसी 1,80,72, 270, 108। अच्छे से कर पा रहे। और क्लोजिंग बैलेंस जो है निकालना है, तो मैंने कहा मेरा कॉस्ट कितनी थी 12,20,000। 12,20,000 में से 1,26 माइनस करा, 1,26 माइनस करा तो बताओ कितना। हाँ जी 10 लाख कितना 93,950। फिर हमने कहा 10,93,950 कॉस्ट है। अगले साल 144,058 माइनस करोगे तो कितना 949,892। आप मुझे आंसर जो है बता रहे हैं। उसके बाद 949,892 में से माइनस किया 180,72, तो बताओ जी आंसर कितना 7,69,820। और फिर 7,69,820 में से 270,108 ये माइनस करा तो चेक करो क्या आ रहा है 4,99,712। चेक करो ये स्क्रैप वैल्यू बचनी चाहिए। लास्ट में स्क्रैप वैल्यू जो है ये मेरी बचनी जो है चाहिए। ठीक है जी, लास्ट में ये मेरी स्क्रैप वैल्यू जो है बचनी चाहिए। ठीक है जी, लो जी आराम से चेक करें यहाँ तक किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो। हाँ जी, आई होप सारे बच्चे कैलकुलेटर लेकर आए हैं। ऐसा कोई मासूम बच्चा जो कैलकुलेटर ना लेकर आया हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ठीक है जी, तो भाई बिना कैलकुलेटर के आए हैं। आई होप आप सबको पता होगा कैलकुलेटर अलाउड है। अच्छा, मोस्ट ऑफली सारे बनिया होंगे, खर्चा करने में दिक्कत जो है आ रही होगी, है ना। बनिया होते कहते कहाँ कैलकुलेटर यूज जो है करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है। कैलकुलेटर आप लाना चाहें लाएं, अच्छी बात है, नहीं लाना चाहें तभी आपके ऊपर जो है रहेगा। ठीक है, तो जो बच्चे कैलकुलेटर लेकर जो है आए हैं, चलो भाई आपको जरा चेक करें। कैलकुलेटर लेकर आए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट जो है करते हैं। आपने ये सारी वैल्यूज निकाली हैं। हाँ जी, ये सारी वैल्यूज आपने निकाली तो भाई कैसे किया आपने 7,20,288 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3,500 ये वैल्यू जो है आई होगी। फिर आपने क्या किया होगा, फिर से 720,288 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 फिर ये वैल्यू जो है आई होगी। फिर आपने किया होगा 720,288 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 फिर ये वैल्यू आई होगी। ऐसे काम बार बार जो है किया होगा। लो जी, तो भाई जो बच्चे कैलकुलेटर लेकर आए हैं तो भाई अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी और फास्ट जो है करेंगे। ठीक है जी, तो चेक करें इस पूरी कैलकुलेशन में ये जो वैल्यू है, इस पूरी कैलकुलेशन में ये जो वैल्यू है ये मेरी कॉमन वैल्यू है। ठीक है जी, तो मैंने कहा 720,288 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई, ये मैं बार बार जो है लिख रहा हूँ। इसका एक दूसरा तरीका क्या रहता है, फिर से कैलकुलेटर पर जो है आएंगे और कैलकुलेटर आपने जो है लिया, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा ध्यान से देखो। पहले तो वही करेंगे 720,288 जो मेरा कॉमन पार्ट है डिवाइडेड बाय 20,000 दिस इज इक्वल टू, तो पहला पार्ट तो ये करो। हमने किया 720,288 डिवाइड बाय 20,000 इक्वल टू। ठीक है जी, पहला स्टेप ये करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखो, पहला स्टेप मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ये मैंने वैल्यू को सॉल्व किया। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई बाय 3,500। मैंने उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन दबाया और 3,500 इक्वल टू किया। पहला स्टेप तो जो आपने किया वो सेम होगा। तो हमने ये काम किया। चेक करो क्या आपके कैलकुलेटर पर ये वाली वैल्यू आई, सबकी आ गई। अब ध्यान से देखो, अब मुझे फिर से लिखने की जरूरत नहीं। अब मैंने क्या किया कैलकुलेटर पर, अब मैं सिर्फ लिख रहा हूं 4,000 इक्वल टू। सिंपल करो, मैंने कहा 3,500 इक्वल टू वैल्यू जो है
मेरी आई, मैंने कहा 720, 288 डिवाइड बाई 20,000 इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाई 3500 इक्वल टू, ये एक वैल्यू आ रही है 126,050.4। मैंने उसको लोअर पर राउंड ऑफ किया। अब क्या करना है, सिंपल, अब कुछ नहीं लिखना, बस 4000 इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 4000 इक्वल टू किया। चेक करो वैल्यू आ रही है 144,057.6। मैंने हायर पर राउंड ऑफ जो है किया। अब क्या करना है, सिंपल, यहीं पर आप करोगे 5000 इक्वल टू, मैंने सिर्फ 5000 इक्वल टू का बटन दबाया, तो आप चेक करो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 180.72। फिर चेक करो, मैंने सिर्फ दबाया 7500 इक्वल टू, 7500 इक्वल टू, ये वैल्यू जो है आ गई 270,108 जो है ये वैल्यू जो है आ गई होगी। हाँ जी, फिर से चेक करें करना क्या है। हाँ जी, फिर से, हाँ जी, फिर से चेक करें। पहला स्टेप क्या करना है, हमने कहा 720, 288 डिवाइडेड बाय 20,000, ये वाली वैल्यू जो है मैंने निकाली। ये वैल्यू क्योंकि मेरी कॉमन है, ये मैंने निकाल कर छोड़ दी। तो मैंने कहा 720, 288 डिवाइड बाय 20,000 इक्वल टू, ये मेरी वैल्यू आई। उसके बाद फिर चेक करो, सब जगह मल्टीप्लाई कॉमन है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई भी एक ही बार दबाया, बस मैंने एक ही बार दबाया। और उसके बाद फिर जैसे ही मैंने लिखा 3500 इक्वल टू, ये वाली वैल्यू जो है आई। फिर से एक बार चेक करो, फिर से देख लो क्या करना है। 720, 288 डिवाइडेड बाय 20,000 इक्वल टू, ये मेरा पहला स्टेप। उसके बाद ये मेरा दूसरा स्टेप, मैंने मल्टीप्लाई का बटन दबाया। उसके बाद फिर चेक करो, मैंने सिर्फ अब ये किया है 3500 इक्वल टू, मेरा आंसर आया। फिर मैंने लिखा 4000 इक्वल टू, 4000 इक्वल टू, दूसरा मेरा आंसर आया। फिर मैंने किया 5000 इक्वल टू, 5000 इक्वल टू, मेरा तीसरा आंसर आया। फिर मैंने किया 7500 इक्वल टू, फिर मेरा आंसर जो है आ गया। क्या ये बात क्लियर है? लो जी, हाँ जी, सबका ये आंसर आ रहा है? हाँ जी, कितने बच्चों का ये आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पर? अच्छे से आ गया। लो जी, होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ें जो है बस आपको जो है सीखनी है। कैलकुलेटर में बहुत सारे शॉर्टकट जो है लगे हैं, और होता वही है, जिस बच्चों को शॉर्टकट पता है आप कंफर्टेबली 2 मिनट तो आपकी इजीली जो है 1 से 2 मिनट यहाँ पर जो है बच जाएंगे। और अगर आप इसको करोगे बार बार डिवाइड, तो 720, 280, अभी तो छोटी वैल्यू है, कल को इन लैक्स में इन करोड़ में हो गई, 7,25,72,000 ऐसा कुछ। आप बार बार टाइप करोगे, बार बार डिवाइड करोगे, एक तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसका टाइम वेस्टेज जो है ये हमारी चलता है। कंफर्टेबल है तो भाई आराम से चेक करो, क्या ये वैल्यू सबके निकल जाएगी? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी मुझे बता दो, क्या ये वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं? निकाल पा रहे हैं? मेरे को थम्स अप जो है एक बार इमोटिकन थम्स अप या स्माइली जो है भेज दें। लो जी, तो भाई क्या ये कंफर्टेबल है? चलो फिर आगे जो है आए। लो जी, ऐसे ही नेक्स्ट मेथड पर आए, मेथड 3। हाँ जी, मेथड 3, इस बच्चों को बाहर करें, फटाफट बच्चों को बाहर करें। क्लास में डिस्कशन नहीं, क्लास में बिल्कुल बात नहीं, बात जो करोगे मुझसे करोगे। कैलकुलेटर लेकर नहीं आए ना, तो आपका कैलकुलेटर कहाँ पर है बेटा? क्लास के बाहर फटाफट। जो कैलकुलेटर लेकर नहीं आया उसको चुपचाप बैठे रहे, जो डिस्कशन करे क्लास के बाहर, ठीक है ना? आप सीए कर रहे हैं, बस बात आप करोगे मेरे साथ जो है करोगे, आपस में कोई डिस्कशन जो है नहीं करनी। अगर कैलकुलेटर शेयर भी करना है चुपचाप शेयर करें, मुझे आपकी वॉइस जो है नहीं आनी चाहिए। लो जी, फिर आ जाए मेथड 3। लो जी, फिर आ जाए मेथड 3। अच्छा, ऑनलाइन भी सबके थम्स अप स्माइलीज जो है आ गए हैं। लो जी, मेथड 3। फिर लो जी नेक्स्ट बताएं, प्रोडक्शन। वैसे जो बच्चे कैलकुलेटर लेकर नहीं आए, क्यों लेकर नहीं आए? कैलकुलेटर क्यों लेकर नहीं आए? वैसे बस मूड नहीं किया? चलो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। हाँ जी, अच्छा कैलकुलेटर शायद पता होगा, अगर हो सके कैलकुलेटर ये वाला जो है ले लेना। ये कौन सा है? कैसियो कंपनी का है, कैसियो MJ12D।
मैंने शायद पहले ही बताया था, ये वाली कंपनी का क्या आप कैलकुलेटर जो है ले लेना और इसी मॉडल का जो है लेना। जैसे मोबाइल फ़ोन अलग अलग कंपनीज के आते हैं, हर मोबाइल फ़ोन में फीचर अलग होता है, ऐसी कैलकुलेटर में फीचर्स अलग अलग जो है चलते हैं। तो बेसिक फीचर सब जगह होता है, पर हमें बहुत सारे शॉर्टकट सीखने हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा, इस कैलकुलेटर पर मेरे सारे शॉर्टकट काम जो है आ जाते हैं। तो कैसियो MJ12D ये जो है ले आना, और फिर से बताया था यही लेकर आना, क्योंकि इसी के सिमिलर जो है एक मिलता है MJ12D स्मॉल ए, ये लेके मत आना। ऐसे ही आता है MJ120D, ये भी लेकर मत आना। ऐसे ही MJ120D स्मॉल ए, ये भी लेकर नहीं आना। मतलब कुल मिला के यही कैलकुलेटर जो है चाहिए। तो कैसियो MJ12D ये वाला कैलकुलेटर अगर मिल गया तो बेटर है, क्योंकि इसमें सारे मेरे शॉर्टकट जो है लग जाते हैं। बाकी सारे कैलकुलेटर में कई बार शॉर्टकट लग भी जाते हैं, कई बार शॉर्टकट जो है नहीं लगते। तो कैसियो MJ12D अगर हो सके आप परचेज कर लेना। ऑनलाइन बच्चा कह रहा है मेरे पास MJ120D है, एक आधा शॉर्टकट में आप अटकोगे। तो मैंने कहा ना, मेरे कुछ शॉर्टकट्स मैं सिखाऊंगा तो वो ऑलमोस्ट मतलब 90% शॉर्टकट तो सब पर लग जाएंगे, पर कुछ मेरे ऐसे शॉर्टकट है जो मैंने देखा 120D में जो है वो शॉर्टकट नहीं लगता। बच्चा कह रहे सर वो मिल नहीं रहा। हाँ, मेरा वाला जो कैलकुलेटर है ये MJ12D जल्दी से मिलता नहीं, क्योंकि पुराना हो चुका है, तो ये जल्दी से मिलता नहीं। और मेरे को लगता है सर मेरे ही स्टूडेंट ये कैलकुलेटर जो है खरीदते होंगे, क्योंकि अकेडमिक पर्पज़ के लिए मेरे को कुछ शॉर्टकट जो है सिखाने। तो कोशिश करो अगर ये मिल जाए, और अगर मिल जाए मैं कहूँगा 3-4 परचेज कर लेना, कई सालों तक काम जो है आ जाएगा। क्योंकि ये वाला कैलकुलेटर अकेडमिक पर्पस के लिए मार्केट में कौन से कैलकुलेटर मिलते हैं जो प्रैक्टिकल यूज में जो है आते हैं, पर मुझे कुछ शॉर्टकट सिखाने, और मैंने वही देखा MJ120D 120DA में थोड़ा सा जो है ये गड़बड़ जो है हो जाती है। ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं नेट पर मिल रहा है। हाँ, तो इंटरनेट से बाय कर लो, 2-3 बाय जो है कर लेना, कि आपका 4-5 सालों तक का काम जो है हो जाए। ठीक है, जल्दी से मिलता नहीं है, पर MJ12D मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो ठीक है, फिर कुछ और दिमाग जो है लगाएंगे। बच्चा क्या करे सर मैंने कैसियो की वेबसाइट से ही मंगवा लिया, बहुत ही बढ़िया, वहां से जो है मंगवा लो, कहीं से ही मंगवा लो, पर बस लेकर जो है आ जाना। ठीक है, लेकर जो है आ जाना। चलो नेक्स्ट आए प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फिर कह रहे हैं एडिशनल, लो जी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर से ईयर्स 2021, 2022, 2023, 2024, और आपको कह रहे हैं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी, तो भाई पहले साल एक्चुअल आउटपुट कितना 10,000, दूसरे साल कितना 20,000, तीसरे साल कितना 30,000, अगले साल कितना 40,000। तो भाई ये जो मशीन है इसकी लाइफ हम प्रोडक्शन के हिसाब से अगर निकालें तो प्रोडक्शन में चेक करो हमारी लाइफ कितनी प्रोडक्शन थी, 1,00,000 यूनिट। 1,00,000 यूनिट बना सकती है ये आपकी जो है ये जो मशीन है 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस जो है कर सकती है। और हर साल पहले साल 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करे, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000। पहले तो फॉर्मूला बताओ, क्या खुद बना लोगे? तो भाई डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला न्यूमरेटर पे क्या आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट, नेट खर्चा। तो भाई टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट ये आपका आएगा। डिवाइड किसे करोगे, यूजफुल लाइफ किसमें, प्रोडक्शन में। तो भाई डिवाइड किसे करेंगे, टोटल यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स। तो भाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, इस साल एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो भाई एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। और अब वही सेम काम अपन को जो है करना है। तो भाई आपको ईयर्स गिवन है, लो जी, और फिर से आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है निकालना है।
और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे कैलकुलेटर लेकर आए हैं फटाफट सॉल्व करके, और आपके आजू बाजू कुछ गरीब बच्चे हैं जो नहीं खरीद ले तो एक बार उनकी मदद करें, पुण्य आपको जो है मिलेगा। कुछ क्लास में गरीब से बच्चे हैं जो कैलकुलेटर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी मदद जो है आप करें, फटाफट सॉल्व करें। और उनको ऊपर हाँ बातचीत मत करना, बातचीत मत करना, साइलेंट ही पहले आप सॉल्व करो और सॉल्व करके उनकी भी मदद जो है कर दें। डिप्रिसिएशन निकालना है और क्लोजिंग बैलेंस जो है निकालना है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा गरीबों की मदद करनी चाहिए, आज वही पावन मौका आपको मिल गया है, तो गरीबों की फटाफट मदद करो। टू 2021, 2022, 2023, 2024, तो भाई 7,20,288 डिवाइडेड बाय कितना, 1,00,000 यूनिट बनेंगे इस साल कितने, 10,000। अगले साल कितने, 20,000। अगले साल कितने, 30,000। और अगले साल कितने, 40,000। और सब कुछ इंटीजर में राउंड ऑफ करना, अगर डेसिमल में आए 0.5 से कम हो लोअर राउंड ऑफ करना, 0.5 या उससे ज़्यादा हो हायर पर राउंड ऑफ जो है कर लेना। ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है सर क्या और पैट का कैलकुलेटर चलेगा, नहीं सिर्फ कैसियो कंपनी, सिटीजन भी होता है, बहुत सारी कंपनी है। मतलब मैंने जितना ट्राई करा, मतलब मेरे को इतने साल हो गए, तो मैं नॉर्मली इसी कंपनी का, कैसियो कंपनी का, और वो भी आपका MJ12D यूज़ कर रहा हूँ। बाकी सारे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन मैंने जो चेक किया कहीं पर कुछ मेरे शॉर्टकट जो है नहीं लगे थे, तो मेरे को और पैट का पता नहीं है, लग भी सकता है नहीं भी जो है लग सकता है, पर हाँ कोशिश करो अगर सिटीजन का ही, आई एम सॉरी कैसियो का MJ12D अगर मिल जाए तो बेटर है। लो ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर मैंने तो 5 खरीद लिए हैं, इतना अमीर कौन है हमारी क्लास में, 5 खरीद लिए, ठीक है 2 या 3 खरीद लेना, मैक्सिमम 3 से ऊपर की जरूरत अपने को जो है नहीं होगी, ठीक है तो 2 खरीद लो, मैक्सिमम 3 जो है खरीद लो। हाँ मैंने सर 5 खरीद लिए, बहुत ही बढ़िया। बच्चा कह रहे हैं मैंने फ्लेयर कंपनी का खरीदा है, ठीक है आपके ऊपर है, जब तक शॉर्टकट काम करते जाएं तब तक बढ़िया है, जब आपको लगे शॉर्टकट काम नहीं कर रहा तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। लो जी सबका आंसर आ गया है, बताएं जी पहला आंसर कितना, डेप्रिसिएशन पहले साल का 72,029, नेक्स्ट ईयर का 1,44,058, नेक्स्ट ईयर का 2,16,086, नेक्स्ट ईयर का 2,88,115, और हमेशा नीचे टोटल चेक कर लेना। हाँ जी टोटल चेक करके बताएं, तो भाई टोटल कितना आ रहा है 720,288, ये आपका आंसर जो है आ रहा होगा, ठीक है जी 720,288 आपका आंसर जो है आ रहा होगा। और क्लोजिंग बैलेंस अगर निकालेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 12,20,000 ये कॉस्ट थी, जिसमें 72,029 डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 11,47,971,
फिर 11,47,971 में से 144,58 माइनस करा तो नेक्स्ट बैलेंस कितना आएगा? 10,03,913। उसके बाद 10,03,913 में से 2,16,086 माइनस करें तो कितना आएगा? 7,87,827 जो है आ रहा होगा। और 7,87,827 में से 288,115 माइनस करें तो बताओ जी आंसर कितना? 499,712 जो है आ जाएगा। तो लास्ट के दो चेक हमेशा रखना कि भाई लास्ट में स्क्रैप वैल्यू ही बचनी चाहिए और इन सब का टोटल ये मेरा क्या आना चाहिए? डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है आना चाहिए। तो भाई क्या आना चाहिए? डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है आ जाना चाहिए। ठीक है जी, सारे अच्छे से कर पा रहे, कंफर्टेबल चल रहा है। तो ये पहला मेथड क्या था? SLM मेथड मार्केट में जो है चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। दूसरा मेथड क्या है? मशीन आर रेट मेथड, थोड़ा सा बेटर मेथड है, ये भी मार्केट में जो है बड़ा मस्त जो है चलता है। तीसरा मेथड क्या है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये भी क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है, ये भी मार्केट में बहुत अच्छे से जो है चलता है। और सारा काम क्या है? आपको ये सारे मेथड सिखा रहे हैं। बाद में आप जब कंपनी के ऑडिटर बनेंगे, कंसल्टेंट बनेंगे, तो क्लाइंट आपको कहेगा आप बताएं कौन सी मशीन, कौन सी प्लांट, कौन सी इक्विपमेंट में कौन सा मेथड जो है लगना चाहिए। ये सारा काम आपकी कंसल्टेंसी का जो है रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आई मेरा नेक्स्ट मेथड, लो जी, फिर आई मेरा नेक्स्ट मेथड, मेथड 4। लो जी, फिर आई मेरा नेक्स्ट मेथड, मेथड 4। हाँ जी, फिर आए नेक्स्ट मेथड, मेथड 4। ऑनलाइन बच्चा पूछा सर सारे मेथड से स्क्रैप वैल्यू सेम आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि हमने कहा एट द एंड मुझे एलोकेट किसको करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट को, इसी को एलोकेट करना है। अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके हैं, पर एट दिन एलोकेट किसको करना है? सिर्फ इसी को एलोकेट करना है। जब ये अमाउंट सेम आएगा तो बैलेंस फिगर तो हमेशा सेम आएगा ही आएगा। बस ये सारी फिगर्स जो हैं ये चेंज होगी, पर एट दिन नेट में लास्ट में तो स्क्रैप वैल्यू ही बचेगी। सबकी स्क्रैप वैल्यू क्या थी? सेम थी। और एट दी एंड पीएनएल में क्या जाएगा? पीएनएल में डेप्रिशिएबल अमाउंट जाना है। बस सब मेथड में ये अमाउंट हर साल का अलग है, पर एट दी एंड टोटल कितना जाएगा? सेम जो है हमारा जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, फिर आए नेक्स्ट मेथड, मेथड 4। ये वाला मेथड मैंने रियल लाइफ में कहीं पर जो है नहीं देखा। ठीक है, तो ये मेथड मैंने रियल लाइफ में देखा नहीं है, पर किताब में अभी भी है। तो मे भी शायद ऐसे का मन है एटलीस्ट आपको सारे मेथड पता जो है होने चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है शायद ये इनिशियली आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी ने मेथड बनाया होगा, यूज में रहा होगा, पर आज मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने इसको रियल लाइफ में कहीं यूज होते हुए देखा नहीं। पर हो सकता है, मैं ये भी नहीं कह सकता शायद यूज नहीं होता होगा, मैंने नहीं देखा, मेरी नॉलेज लिमिटेड से। हो सकता है किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री में यूज होता होगा, इसलिए आईसी ने शायद डाला जो है, क्योंकि आपको क्या बनाने? वर्ल्ड क्लास चार्ट अकाउंटेंट जो है बना रहे हैं। पर हाँ, मेरे को ऐसा लगता है ये यूज होना तो नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पर हाँ, किताब में ये भी मेथड गिवन है, हम अच्छे से जो है करते हैं। तो मेथड 4 कह रहे हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो भाई ये भी एक मेथड है, मैंने कभी नहीं देखा इसको यूज होते हुए, पर कल को पेपर में आएगा, एटलीस्ट अपने को पता जो है होना चाहिए। तो कह रहे हैं चार्ज डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन इन दी फॉलोइंग रेशियो। और मेरे को ऐसा लगता है इनिशियली ये मेथड किसी ने बनाया होगा और बाद में इससे बेटर मेथड आ गया था WDV। तो जब WDV आया होगा तब ये मेथड जो है बेकार हो गया होगा। तो मुझे लगता है WDV मेथड इसके बाद जो है करेंगे। तो मुझे लगता है जब तक WDV मेथड इन्वेंट नहीं हुआ था तब लोग ये वाला मेथड यूज करते रहे होंगे, और बाद में WDV बेटर मेथड आया तो उसके बाद इसको स्क्रैप जो है कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। पर एट द एंड वही बात है, कल को आप जब CA बने और आप जब वर्ल्ड वाइड प्लेस हो जाएं, तो अगर किसी कंट्री में ये मेथड
दिख जाए तो मुझे बता देना, तो मैं आगे वाले बच्चों को बता दूंगा भी हाँ इस पर्टिकुलर कंट्री में शायद ये मेथड यूज होता है। पर अभी फिलहाल मेरे लॉजिकल ब्रेन में ये मेरे को लगता है ये मेथड शायद यूज में आज की डेट में नहीं आता होगा। तो भाई क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक रेशो में चार्ज करो, कैसे? फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं इफ लाइफ इज 3 years, तो कह रहे हैं अगर किसी मशीन की लाइफ अगर 3 साल है तो रेशो क्या होना चाहिए, 3:2:1 जो है होना चाहिए। ऐसे होने का मे बी अगर लाइफ कुछ भी है, इफ लाइफ इज 5 years, तो अगर मान लो 5 साल है तो रेशो क्या होना चाहिए, 5:4:3:2:1 जो है होना चाहिए। तो कह रहे हैं जो भी लाइफ है उस रेशो में आप डिवाइड करो। अगर लाइफ मान लो 6 years है तो क्या होगा, 6:5:4:3:2:1 के हिसाब से जो है रहेगा। तो भी इस हिसाब से इन्होंने कहा एक रेशो जो है के हिसाब से उन्होंने किया, बहुत ही बेसिक सा उनका फॉर्मूला जो है बनाया था। सोच अच्छी थी, जो मेरे को लगता है आज से शायद 50 साल 100 साल पहले ये मेथड रहा होगा, किसी ने सोचा होगा, बिल्कुल सही था। और इसी सोच को जब बेटर बनाया था तो नेक्स्ट मेथड कौन सा आया, WDV मेथड जो है आया था, जो मैं कहूंगा इससे फार बेटर जो है हो जाता है। तो एक बार पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा भी इसके पीछे क्या सोच जो है रही होगी। तो भाई फिर चेक करें, हमारे मेथड पर आ जाओ। तो फिर से हमने कहा जी ईयर, लो जी फिर से हम निकालते हैं ईयर्स और उसके बाद डिप्रिसिएशन। तो भाई 2021, 2022, 2023, 2024। तो भाई फिर से डिप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, 7,20,288, 7,20,288। और फिर अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे लाइफ कितनी है, 4 साल। तो मुझे किस रेशो में करना है, 4:3:2:1 के रेशो में करना है। क्या आपको रेशो में डिवाइड करना आता है? आपने शायद क्लास 11-12 में कैपिटल रेशो प्रॉफिट रेशो शायद पढ़ा होगा, तो डिवाइड शायद करना आता होगा। तो कैसे डिवाइड करते हो, पहले इन सब का टोटल करते हो, 4+3 कितना हो गया, 7 + 2 8 9 और 10। तो क्या करना है, 7,20,288 इंटू में क्या करोगे, 4/10, फिर क्या करोगे 3/10, फिर क्या करोगे 2/10, फिर क्या करोगे 1/10। तो जब भी रेशो में डिवाइड करते हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपको पता होगा। बाकी मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर आएगा रेशो डिटेल में जो है आप समझेंगे, तो पूरा एक चैप्टर आएगा रेशो डिटेल में समझेंगे। पर अभी फिलहाल अकाउंट्स में आते हैं तो मुझे उम्मीद है रेशो में डिवाइड करना आपको जो है आता होगा। स्कूल में प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को रेशो में डिवाइड करना जो है आपको आता होगा। तो 4:3:2:1 में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। लो जी इनको माइक जो है दें और तब तक अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर तो भाई ये यहाँ पर हाँ जी बताएं। सर ये डिसेंडिंग में ही होता है हमेशा या असेंडिंग में भी हो नहीं सकता बेटा है? डिसेंडिंग में ही होता, ठीक है। अभी इसको लॉजिक बताएंगे, अभी लॉजिक बताता हूँ क्या लॉजिक जो है रहेगा तो आएगा। तो ये क्या करना है, अगर 3 साल है तो क्या करना है, डिसेंडिंग में ही चलेंगे, 3:2:1। अगर 5 साल है तो 5:4:3:2:1 जो है करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक जो है दूंगा उसके बाद। तो मैं पहले कैलकुलेशन पर रहते हैं। तो भाई 720,288 इंटू में क्या करना है, 3/10, फिर क्या है 720,288, फिर क्या करना है 2/10, फिर क्या करना है 720,288 इंटू में क्या करना है 1/10। और कैलकुलेटर में कैसे करोगे, इसमें कॉमन क्या है, 720,288 डिवाइड बाय 10 कर लेना, ये मेरा कॉमन है। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 = 3 = 2 = 1 = तो भाई आराम से चेक करो, 720,288 डिवाइड बाय 10, पहले इक्वल टू किया, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाया, फिर से चेक करो 720,288 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, पहले ये वाला काम किया, जो कॉमन चीज थी पहले मैंने वो निकाली, फिर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई का बटन और फिर 4 = 3 = 2 = 1 = फटाफट काम जो है हो जाएगा। ठीक है जी।
तो भाई चेक करें और फटाफट से आंसर निकालें। और जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट, कुछ गरीब बच्चे आजू बाजू होंगे, उनकी प्लीज़ हेल्प करें। गरीबी की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति जो है होती है। आज बहुत गरीब बच्चे बैठे होंगे, सबकी मदद करें। हाँ, आज की क्लास में इतना एहसास करा दूंगा, कल सबके पास कैलकुलेटर जो है होगा। देखो गरीब बच्चे कितने आसपास हैं। तुम सीए करने आए हो बिना कैलकुलेटर के, कैसे कैसे बच्चे हो। ऑनलाइन बच्चे का मासूम सवाल, सर क्या ये जरूरी है ये सारी कैलकुलेशन दिखाना? हाँ बेटा हाँ, पेपर आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, ये सब सॉल्व करके जो है दिखाना है, ये सब सॉल्व करके दिखाना है। ऑनलाइन बच्चे ने आंसर बताया है अमन खुराना, मेरे को आंसर दे रहे हैं 2,88,115। सही आ रहा है गलत आ रहा है? सही आ रहा है। फिर उन्होंने आंसर दिया है 2,16,086, ये आंसर मेरे को दे रहे हैं। उसके बाद फिर आंसर दे रहे हैं अमन खुराना 1,44,058 और फिर दे रहे हैं 72,029। और एक बार टोटल चेक कर लेना, ये कितना है 7,20,288। क्या ये सही आ रहा है? सबका सही आ रहा है। लो जी, ऐसे मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी बता दें। लो जी, ऐसे मुझे क्लोजिंग बैलेंस बता दीजिए, वो कितना आ रहा है 9,31,885। उसके बाद 7,15,799। उसके बाद 5,71,741। उसके बाद 4,99,712। चेक करो, ये आंसर आपका हमेशा स्क्रैप वैल्यू जो है ये आपकी जो है आ जाएगी। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू ये आपकी जो है आ जाएगी। ठीक है जी, आई होप अच्छे से चल रहा होगा। चलो और आगे जो है बढ़ जाए। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर आप भी कितने गरीब हो। सर हाँ, अब बच्चे की ईगो हर्ट हो गई है, ये बेचारा घर बैठा है, कोई है भी नहीं जिसको कैलकुलेटर दे। कह रहे सर आप भी कितने गरीब हो जो हम हमसे पैसे मांग रहे हो। पैसे कहाँ मांगे, चंदा ही तो मांगा है। मैं तो परोपकार की भावना से आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा तो पैसे आपसे मांगे ही नहीं, सिर्फ चंदा जो है आपसे जो है मांगा है, ज़्यादा तो पैसे आपसे मैंने लिए ही जो है नहीं है। तुम गरीबों से कहाँ मैं पैसे जो है लूँ, थोड़ा सा चंदा जो है बस आपसे ले लिया है। चलो और आगे बढ़ जाए। कोई इसको कैलकुलेटर दो, घर पे बैठा है बेचारा। चलो कोई बात नहीं। चलो फिर आगे जो है आते हैं। चलो बच्चा कह रहे क्लोजिंग बैलेंस बता दो। क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाए नहीं निकाल पाए? वही सेम 12,20,000 में से क्या माइनस करना है 288,115, ये वाली वैल्यू आएगी। फिर इस वैल्यू में से इसको माइनस करना, ये वाली वैल्यू आएगी। इसमें से ये माइनस करना, ये वाली वैल्यू आएगी। इसमें से ये माइनस करोगे, ये वाली वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है जी, आई होप ये बात समझ आई। चलो इस बात को समझते हैं, आखिर ये कंसेप्ट क्यों बना, और अगर ये समझ आएगा तो फिर जो नेक्स्ट मेरा मेथड है वो भी इसी कंसेप्ट पर जो है बना है। WDV मेथड की बात करें या आपके सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की बात करें, तो मेरा ऐसा मानना है इनिशियली किसी ने ये मेथड बनाया होगा और बाद में कंसेप्ट अच्छा था, सोच अच्छी थी, पर बाद में WDV मेथड आया तो ये मेथड मेरे को लगता है बाद में छोड़ दिया होगा। तो भाई इस बात को आप समझें, फिर से बिजनेस माइंड अगर होगा तो ये बात समझ जो है आपको आएगी। तो भाई इस बात को समझें, आखिर कोई व्यक्ति कार क्यों खरीदता होगा? मेरे को कार मैंने क्यों खरीदी है? कार का पर्पस, कार का पर्पस क्या होता है? ट्रैवलिंग। तो भाई इस बात को समझो, कार का पर्पस है ट्रैवलिंग। मेरे को घर से इंस्टीट्यूट आना है, इंस्टीट्यूट
से घर जो है जाना है, इसलिए मेरे को ट्रैवलिंग करने के लिए मेरे को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है चाहिए। कोई इंसान बिल्डिंग क्यों खरीदता होगा? मैंने मान लीजिए बिल्डिंग जो है अगर खरीदी, तो ये बिल्डिंग क्यों खरीदी होगी? क्योंकि मुझे क्लासेस रन करनी है, इसलिए मुझे प्रीमाइसेस चाहिए। मेरे को क्लास रन करने के लिए या हेड ऑफिस रन करने के लिए मुझे प्रीमाइसेस जो है चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? तो मैंने कहा भाई मुझे गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे कम्यूट करना है, मुझे क्लासेस पढ़ाने के लिए प्रीमाइसेस चाहिए। पर क्या जरूरी है कि मेरे को खरीदना पड़ेगा? क्या जरूरी है मेरे को खरीदना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं। मैंने कहा मेरे पास हमेशा ऑप्शन रहेगी, चाहे मैं खरीदूं या मैं किराए पर लूं। क्या ये बात समझ आती है? मैंने कहा सीधी सी बात है, मुझे घर से इंस्टीट्यूट आना है, इंस्टीट्यूट से घर जो है जाना है, तो मेरे को सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे कार चाहिए। चाहे मैं खुद की कार खरीदूं या मैं टैक्सी से आ जाऊं, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या मैं टैक्सी अगर करूं, ओला उबर से अगर आता हूं या मैं खुद की कार से आता हूं, क्या गाड़ी की एफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई टाइम में फर्क पड़ता है? अगर ओला उबर से आऊंगा तब भी उतना ही टाइम लगेगा, अपनी गाड़ी से आऊंगा तब भी उतना ही टाइम जो है लगेगा। आज मुझे क्लासेस रन करने के लिए प्रीमाइसेस चाहिए। ये बिल्डिंग में खरीदूं या ये बिल्डिंग किराए पर लूं, क्या उससे इस बिल्डिंग की एफिशिएंसी में फर्क आएगा? मैंने कहा नहीं। क्या उससे कुछ और कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। मैंने कहा मेरे को क्लासेस रन करनी है, तो चाहे मैं बिल्डिंग खरीद लूं या मैं किराए पर लूं, एज सच मेरे को मेरी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में कोई फर्क जो है नहीं आता। इसलिए ये डिसीजन भी हमें लेना बहुत जरूरी जो है रहता है। ये डिसीजन लेना जो है हमें बहुत जरूरी जो है रहता है। एट द एंड मुझे प्रीमाइसेस चाहिए, एट द एंड मुझे प्रीमाइसेस चाहिए पढ़ाने के लिए। मुझे सिर्फ अपने ट्रैवलिंग के लिए मुझे एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, खरीदना या रेंट। मैंने कहा ये डिसीजन, और नॉर्मली हर बिजनेसमैन ये डिसीजन बड़ा सोच के लेता है, कब मुझे खरीदना चाहिए, कब मुझे किराए पर जो है लेना है। अब आप सोच के बताएं, मेरा घर मान लीजिए विद इन 1 किलोमीटर है, मान लीजिए मेरा घर जो है विद इन 1 किलोमीटर पर जो है आ रहा है। अगर मैं टैक्सी से आता हूँ, टैक्सी वाला सिर्फ मुझसे 50 रुपये मान लीजिए लेता है, 50 रुपये आने के, 50 रुपये जाने के, तो मैंने कहा दिन में मेरा टोटली 100 रुपये का मेरा बिल जो है आता है। अगर मेरा इतना सही काम है, 100 रुपये का बिल जो है मेरा जो है आ रहा है। और अगर मैं पूरे साल भी अगर आता हूँ, मैंने कहा पूरे साल में संडे छोड़ दें, मान लो 300 दिन अगर मैं ट्रेवल करता हूं, तो 300 दिन अगर ट्रेवल करा तो मेरा साल का कितना खर्चा है? 30,000 का। मैंने कहा साल का खर्चा कितना है? 30,000 का साल का जो है मेरा खर्चा जो है आ रहा है। अगर 10 साल भी मैं टैक्सी यूज करता हूं तो मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा मेरा जो है आएगा। और अगर आज मैं इस कार को परचेज करूं, आज इस कार को परचेज करूं, मैंने कहा इस कार को परचेज करूं, ये कार मेरे को 15 लाख रुपए की जो है पड़ती है। ये कार कितने की पड़ेगी? 15 लाख की पड़ेगी। 10 साल बाद बेचूंगा, 2 लाख में बिक जाएगी, 2 लाख में बिक जाएगी, तो नेट खर्चा कितना? 13 लाख। मैंने कहा लाइफ कितनी है? 10 साल। अब आप सोच के बताएं, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो 13 लाख रुपए मेरा नेट खर्चा है, और अगर गाड़ी मैं टैक्सी में आता हूं तो मेरा 3 लाख का जो है खर्चा है। तो आइडली सोच के बताएं, मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए या मेरे को टैक्सी में आना चाहिए? टैक्सी में आना जो है चाहिए। सेम स्टोरी, मैंने कहा बिल्डिंग, मान लीजिए मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ, ये सेम, मैंने कहा बिल्डिंग खरीदता हूँ, 15 करोड़ की बिल्डिंग जो है मे भी जो है मेरे को पड़ती है, और अगर किराए पर लेता हूँ मे भी मेरे को 30 लाख रुपए का किराया जो है मे भी जो है पड़ता है। तो मैं कहा ये डिसीजन हमेशा लेंगे, अगर बिल्डिंग खरीदता हूँ तो मेरा कितना खर्चा होगा, किराए पर लेता हूँ कितना खर्चा है। अगर मेरे को किराए पर सस्ता पड़ा, अगर किराए पर सस्ता पड़ा, मुझे किराए पर लेना चाहिए। अगर खरीद कर मेरे को सस्ता पड़ता है, मुझे क्या करना चाहिए? खरीदना जो है चाहिए। तभी हमारे कुछ ऑफिसेज हमने खरीदे हैं, कुछ ऑफिसेज हमारे क्या है? किराए पर जो है चल रहे हैं। तो हमने कहा ये डिपेंड करता है, कहीं पर मेरे को लगता है किराया सस्ता है तो मैं बिल्डिंग क्या लेता हूँ? किराए पर लेता हूँ। और कहीं पर लगता है खरीद लूं तो मेरे को बेटर जो है पड़ेगा, तो वहां हम क्या करते हैं? बिल्डिंग जो है खरीद लेते हैं। तो बहुत सारे डिसीजन जो है हमें लेने पड़ते हैं। इतनी बात समझ आती है? तो भाई इसी बात को समझे। अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब इस बात को समझो। अब मैंने कहा मेरा ट्रैवलिंग जो है, अब
अभी तो मैंने कहा 1 किलोमीटर के पास मेरा ऑफिस है, पर ऐसे कई लोग हैं जो डेली दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद ट्रेवल कर रहे हैं, बॉम्बे से पुणे ट्रेवल डेली अप डाउन जो है करते हैं। डेली का उनका ट्रैवलिंग ही 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर डेली का जो है चलता है। 40-50 किलोमीटर जाना, 40-50 किलोमीटर जो है आना। अगर डेली का उनका खर्चा है और ऐसा कुछ हो गया कि डेली का उनका इतना खर्चा हो गया, पूरे साल का ही खर्चा उनका कितना आता है, मे बी 3 लाख रुपए का उनके पूरे साल का खर्चा टैक्सी का जो है आ रहा है। पूरे साल का खर्चा टैक्सी का कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। अगर 10 साल की बात करेंगे, 30 लाख रुपए का उनका टैक्सी का खर्चा जो है आ जाएगा। और अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं तो नेट खर्चा कितना है, 13 लाख। अगर गाड़ी खरीदता हूं तो नेट खर्चा कितना है, 13 लाख। अगर किराए पर लेता हूं तो कितना खर्चा है, 30 लाख। अब मुझे क्या करना चाहिए, गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, गाड़ी जो है खरीदनी चाहिए। तो ये डिसीजन बार बार जो है हमेशा लगेंगी। एट द एंड बिजनेस माइंड हमारा होना चाहिए, भी जो मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा वो सारा काम मुझे जो है करना चाहिए। तो जहां पर गाड़ी खरीदने पर मेरे को सस्ता पड़ता है मैं गाड़ी खरीदूंगा, जहां पर गाड़ी मेरे को किराए पर लेने पर सस्ता पड़ता है वहां मैं गाड़ी किराए पर जो है मैं लूंगा। कुछ की बात समझ आती है, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर मैं गाड़ी किराए पर लेता हूं, अगर मैं गाड़ी किराए पर लेता हूं तो इस बात को समझो, अगर मैं गाड़ी किराए पर लेता हूं तो गाड़ी की रनिंग मेंटेनेंस वो किसका खर्चा होगा, मेरा होगा या टैक्सी वाले का होगा, टैक्सी वाले का। मुझे तो क्या देना है, पर किलोमीटर देना, मेरा तो फिक्स है। मैंने कहा गाड़ी की रनिंग मेंटेनेंस जो आपको रिपेयर सर्विस करानी वो सारा खर्चा किसका होगा, टैक्सी वाले का होगा। तो मैंने कहा ये तो खर्चा मेरा क्या है, फिक्स खर्चा मेरा हो गया, ये खर्चा मेरा क्या है, फिक्स। पर अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूं, गाड़ी कितने की है, 15 लाख रुपए की, रीसेल वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए की, ये कितना हो गया, 13 लाख। पर अगर गाड़ी खरीदता हूं तो मेरा एडिशनल खर्चा भी बढ़ जाएगा, किसका, इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस का, रिपेयर और मेंटेनेंस का भी खर्चा जो है बढ़ जाएगा। और आपको पता है मैंने कहा इनिशियली पहले साल गाड़ी में रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा जो है नहीं होती, पहले 2-3 साल गाड़ी में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होती। फिर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी उसके टायर घिस जाते हैं, फिर आपको टायर की रिप्लेसमेंट होती है, आपका इंजन जो है कबड़ होता है, फिर आपकी ऑयलिंग वॉलिंग सारी करानी होती है। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी आपका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो मुझे क्या देना है, पर किलोमीटर का खर्चा जो है देना है। पर यहाँ पर मैंने कहा एक तो गाड़ी की कॉस्ट का खर्चा मेरे को बियर करना पड़ेगा, प्लस रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्चा जो है बियर जो है करना पड़ेगा। इसलिए अब इन दोनों को कंपेयर अगर करना है तो बात सारी वही थी, मेरे को अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से जो है बनाना चाहिए कि हम अच्छे से इसको कॉस्ट को जो है सिस्टमैटिकली एलोकेट जो है हम जो है करें। तो भाई हम कॉस्ट को सिस्टमैटिकली एलोकेट जो है करें। इसलिए मैंने कहा डिसीजन क्या है, अगर मैं टैक्सी लेता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या है, एक फिक्स्ड है, मे बी 3 लाख रुपए पर एनम की कॉस्ट फिक्स्ड है। पर यहाँ पर क्या है, एक तो कॉस्ट ये वाली है प्लस एक कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस की है। और अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, अगर मैंने इसमें एसएलएम यूज कर दिया, मैंने कहा 13 लाख है और 1,30,000 अगर मैं पर एनम कर देता हूं डेप्रिसिएशन, ये तो फिक्स्ड होगा। पर पहले साल रिपेयर मेंटेनेंस 0 है, अगले साल में भी 10,000 का रिपेयर मेंटेनेंस, अगले साल में भी 20,000 का रिपेयर मेंटेनेंस, अगले साल में 50,000 का रिपेयर मेंटेनेंस, अगले साल में भी 80,000 का रिपेयर मेंटेनेंस जो है ये मेरी जो है हो जाएगी। मैंने कहा अगर ऐसा होगा तो मेरा पीएनएल पर बर्डन जो है इनिशियली कम होगा, उसके बाद बर्डन क्या होगा, मेरा बढ़ता जाएगा। पर मैंने कहा मेरी गाड़ी की यूसेज क्या है, सेम है, गाड़ी की यूसेज क्या है, सेम है। मैं पूरे साल मान लो 10,000 किलोमीटर ही रन जो है करता हूँ, मेरी यूसेज अगर सेम है तो मैंने कहा मेरा बर्डन भी क्या होना चाहिए, सेम जो है होना चाहिए। तो मेरा बर्डन भी क्या होना चाहिए, सेम जो है होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी की यूसेज सेम रखता हूँ तो बर्डन सेम जो है आना चाहिए। इसलिए इस सोच के लिए, इस सोच के साथ ये वाला मेथड जो है बनाया, ये वाला मेथड बनाया कि चलो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करना,
क्योंकि स्टार्टिंग में रिपेयर मेंटेनेंस कम होगी, तो हमने कहा डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर मेंटेनेंस टोटल बर्डन सेम जो है आ जाए। धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते जाना और आपका रिपेयर मेंटेनेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो नेट पीएनएल पर इस गाड़ी से रिलेटेड खर्चा क्या है, इक्वल बर्डन जो है आ जाएगा। तो ये सोच ये जो है बनकर जो है आई थी। क्या ये बात समझ आती है? तो डिफरेंट सोच है, जैसा आपको जो है मन करे। तो मैं कहना अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब जिसको लगे ये वाला मेथड अच्छा है, आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हो। आपने कहा नहीं सर मुझे तो पसंद नहीं आया, तो हर आपके कलर्स में अलग अलग जो है शेड्स होते हैं, तो पेंटिंग बना रहे हैं, आपको जैसी पेंटिंग पसंद आए वैसे जो है बना सकते हैं। तो जो मेथड, कईयों को एसएलएम पसंद आता है एसएलएम यूज करें, कईयों को किलोमीटर आवर बेस पसंद आता है वैसे करो, किसी को मशीन आर पसंद आता है वो करो, किसी को ये मेथड पसंद आए आपकी अच्छी बात है, ये मेथड भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या था, इनिशियली डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस कम रहेगा, तो नेट इंपैक्ट पीएनएल पर क्या आना चाहिए, सेम जो है हमारा आना चाहिए। कुछ को बात क्लियर है? चलो फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं। लो जी फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और मेरा नेक्स्ट मेथड आए, मेथड नंबर 5। लो जी फिर हमारे नेक्स्ट मेथड पर आए, मेथड नंबर 5। लो जी फिर बच्चा कह रहे पेट्रोल खर्चा, हाँ पेट्रोल खर्चा भी जो है आएगा। पेट्रोल खर्चा यहाँ पर क्या होगा, आपका जो जो पर्सन है क्या कहते हैं टैक्सी वाला बियर करता है, यहाँ पर क्या होगा आप ही को बियर जो है करना होगा। तो मैंने कहा पेट्रोल खर्चा भी यहाँ पर जो है आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे खर्चे, पर मैं इस समय मेरा पर्पस ये नहीं था कि कौन कौन से खर्चे जो है होते हैं, पर्पस था इस मेथड को जो है समझाना। आई होप मेथड समझ आ गया होगा। ठीक है जी फिर आगे आ जाए। बच्चा कह रहे सर गाड़ी छोड़ो बस में ही ट्रेवल जो है कर लेते हैं। हाँ आप बस में भी ट्रेवल जो है कर सकते हैं, बस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, मेट्रो में भी ट्रेवल जो है कर सकते हैं। बस में मेट्रो में ट्रेवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए। इंडिया इज अ स्पॉइल्ड कंट्री। अगर बात करें, अगर आप यूरोप अमेरिका अगर जाते हैं, वहाँ पर बेस्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में मैं कह रहा हूँ इंडिया इज अ स्पॉइल्ड कंट्री। आपके शौक है घर से आना है तो अपनी बाइक पर गाड़ी पर जो है आएंगी। आप यूरोप अगर ट्रेवल करें तभी वो डेवलप कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ के लोगों की मानसिकता ही डेवलप्ड है। इंडिया में मानसिकता डेवलप जो है नहीं है। अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, जनरली स्पीकिंग वहाँ पर मैक्सिमम लोग, मतलब वहाँ पे यूरोप के अंदर तो गाड़ी में लोग ट्रेवल ही नहीं करते, गाड़ी में लोग ट्रेवल ही जो है नहीं करते। आपसे ज़्यादा रिच हैं, आपसे ज़्यादा रिच हैं तब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ट्रेवल करते हैं। क्यों? आपसे ज़्यादा मेच्योर भी हैं, कई ज़्यादा मेच्योर हैं। वो कह रहे हैं सर मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, इनकार नहीं है, तब भी गाड़ी में यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाड़ी यूज़ करता हूँ आई एम जस्ट वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, रिसोर्सेज स्क्वेयर्स हैं, पेट्रोल स्क्वायर है, डीजल जो है आपका स्क्वायर है। इसलिए उन्होंने कहा आइडियली जब इमरजेंसी हो तो आपको जो यूज़ करना चाहिए। आप क्यों एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है यूज़ करें जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अगर मेट्रो है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो मैं तो पूरा यूरोप मैंने देखा वाकई वहाँ पर लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज अपना जो है करते। अच्छे अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने टॉप के लोग हैं, इवन मैं कहूँगा वहाँ का तो स्टैंडर्ड ही अलग है। आपको भी टाइम मिले तो मैं कहूँ वर्ल्ड घूमने जाए तो आपको पता चलता है लोग वाकई कैसे जीते हैं। वहाँ पर दो ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, एक तो क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ की जो बसेस हैं, वहाँ की जो मेट्रो हैं, ट्रेन है, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। और दूसरा क्या ट्रेंड में है, साइकिल्स। वहाँ पर ट्रेंड में क्या है, साइकिल्स, बाइसिकल्स। मतलब वहाँ पर ट्रेंड में आप घर से अगर आपको बस स्टॉप तक जाना है, घर से आपको रेलवे स्टेशन जाना है, घर से इवन ऑफिस आपको जाना है, अगर आसपास है तो दे यूज साइकिल्स। और अगर आपका दूर है तो वो साइकिल से आपको मेट्रो में जो है जाते हैं। और वहाँ पर तो मैं खुद आई वो सरप्राइज कि वहाँ पर जैसे दिल्ली मेट्रो है वैसे वहाँ पर ही मेट्रो ट्रेन है। तो वहाँ पर क्या है, नॉर्मल ट्रेन होती है, मतलब नॉर्मल आपके पैसेंजर हैं और साथ में आपके कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप साइकिल भी लेकर जो है जा सकते हैं। तो वहाँ पर साइकिल भी आप लेकर जाते हैं। क्यों? आप घर से
साइकिल पे गए मेट्रो स्टेशन तक, अपनी साइकिल को ही जो है आप साथ में कैरी कर रहे हैं, फिर आप एक स्टेशन पे उतरे, वहीं से साइकिल से अपने ऑफिस जो है जा रहे हैं। और लोग अच्छे खासे मतलब सूट पहनकर, टाई पहनकर और उस साइकिल पे जो है जा रहे हैं। वहाँ का कल्चर ही अलग है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं एक तो साइकिल से आपकी बॉडी फिट रहती है। तभी आप चेक करें अमेरिका के, यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा फिट हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिट हैं, कि वो बचपन से साइकिल पे जो है वो ट्रैवल जो है करते हैं, वो साइकिलिंग इतनी ज़्यादा जो है करते हैं। तो साइकिलिंग कर रहे हैं, वहीं से मेट्रो में जा रहे हैं और मेट्रो में भी साइकिल साथ लेकर जाते हैं, वहाँ से आगे जो है ऑफिस जाते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअल में मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के बॉस, टॉप के लोग भी साइकिल में ट्रेवल जो है करते हैं। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो है चलती, इसलिए वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। वहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल भी जो है नहीं होता, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलती नहीं, और उनकी जितने भी ट्रेन्स भी हैं और आपकी मेट्रो बसेस भी हैं, बहुत अच्छी खासी जो है चलती है। मैंने कहा इंडिया तो स्पॉइल्ड है, आपके पास तो पैसा में खर्च करना नहीं आता। तो पैसा क्या आ गया, सबसे पहले पापा मुझे बाइक जो है चाहिए, मुझे गाड़ी जो है चाहिए। आप तो पैसा स्पॉइल्ड जो है करते, उस पैसा भी स्पॉइल करते हैं और आपकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 2 घंटे बैठ नहीं पाते आप इस समय, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट जो है हो चुकी है। तो मैं तो खुद कहता हूँ आप घूमने जाएं तो वाकई पता चलता है वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई है। पर हाँ, और इंडिया में दिक्कत इसी बात की है, इंडिया में क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा बना भी नहीं, इतना अच्छा बना भी नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे मतलब बहुत सारी रीज़न मैं इसको जो है छोड़ता हूँ। पर आपने शायद जापान में अगर सुना हो, जापान हाईली डेवलप कंट्री, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब जो ट्रेन है, जो अगर आपने सुना हो, इतनी ज़्यादा पंचुअल है, इतनी ज़्यादा पंचुअल ट्रेन है कि वहाँ पर एवरेज डिले, मतलब कह रहे हैं पूरे साल में जितनी ट्रेन्स चल रही हैं उनका एवरेज डिले, ट्रेन कितनी डिले होती होगी। जैसे हमारे यहाँ पर ट्रेन डिले हो जाती है, ट्रेन डिले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, कभी 6 घंटे, कई बार ट्रेन एक एक दिन भी डिले जो है होती थी। अब तो बहुत कम हो गया, पर वहाँ पे जापान में एवरेज डिले कितना है? जस्ट फ्यू सेकेंड्स। कह रहे हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रेन अगर डिले हो गई 38 सेकेंड का उनका डिले है मैक्सिमम। कह रहे इससे ज़्यादा डिले नहीं होता। और ऐसा कुछ था, अगर ट्रेन जापान में अगर डिले हो गई 40-45 सेकेंड, अभी शायद लास्ट वीक का एक न्यूज़ में आया था, 40-45 सेकेंड डिले हो गई ट्रेन, उन्होंने सारे पैसेंजर की टिकट रिफंड कर दी। कह रहे हैं हमें आज अफसोस है कि हमारी वजह से आप 48 सेकेंड लेट हो गए। यहां तो बच्चा ही आधे घंटे बाद आ रहा है क्लास के अंदर। फर्क है, जो मैं कहता हूँ कई चीजें ऐसी बातों में आया। आई स्टिल रिमेंबर, मैं सिंगापुर घूमने गया, मतलब एक्सपीरियंस की बात करें, वाई सिंगापुर इज अ डेवलप कंट्री। मैं लिटरली कई बार ना कई चीज़ें जो है ना, मैं सिंगापुर घूमने जो है गया, तो वही बात थी, हमने टैक्सी वहाँ पर जो है हमने मतलब बुक करी कि टैक्सी जो है आएगी, तो था भाई सुबह घूमने जो है जाना है, तो भाई टैक्सी जो है बुक करी। और वो कहते हैं ना, वो आज भी मेरे को दिन याद है, वो टैक्सी जैसे हम यहाँ पे बुक करते हैं, ओला उबर आप बुक जो है कर लेते हैं, हाँ भैया आ रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट जो है आ रहे हैं। तो टैक्सी हमने बुक कर ली थी, मान लो 11 बजे की टैक्सी हमने बुक करी, 11 बजे की टैक्सी जो है बुक करी, और उस पर्सन का 10:55 पे मेरे पास फ़ोन आया। मैं अपने रूम में ही था कि 11 बजे की टैक्सी बुक करी है तो चलो उतरेंगे। 10:55 पर टैक्सी वाले का फ़ोन आया, टैक्सी वाले का फ़ोन आया, और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वो इतना सॉरी बोल रहा था, सर आई एम रियली रियली सॉरी, कि सर मेरे को, मैं पहली बार ऐसा है मेरी ज़िंदगी में, मैं लेट हो गया हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कहा सॉरी वाली क्या बात है, मैं कौन सा तैयार हूँ। तो भाई उसका 10:55 पर आया कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लेट हो गया हूँ, प्लीज़ अपॉलॉजी मेरी एक्सेप्ट करें। तो मैंने कोई बात नहीं, कितना लेट हो? कह रहे सर मैं 11:02 पे आ जाऊँगा। 11 बजे की टैक्सी बुक थी, कह रहे सर मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मेरे को तो टैक्सी बुक करा के खड़ा रहेगा, मैं आ जाऊँगा आराम से। इंडिया में तो ये होता है ना, टैक्सी बुक करा ली है, पूरे दिन की बुक करा रखी थी, तो भी आ जाइए क्या फर्क पड़ता है। और वो कह रहे सर मैं 2 मिनट लेट हूँ। उसको टाइम की इतनी कदर है कि सर मैं 2 मिनट लेट हूँ, और हमारे यहाँ तो 18 साल आपकी बीत गए, आपको अभी तक टाइम की कदर नहीं हुई। आपके तो 18 साल बीत गए, आपको टाइम की कदर नहीं है। इसलिए डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में तो बहुत फर्क है, बहुत एक्स्ट्रा जो है फर्क जो है आता है। डेवलप कंट्री में सारे लोग प्रोडक्टिव होते हैं,
और इंडिया में सारे लोग क्या हैं, सिर्फ कंप्लेंट करते हैं और कुछ नहीं। आपको सिर्फ कंप्लेंट के अलावा, रिग्रेट के अलावा, डिप्रेशन के अलावा, आजकल नया खाली बैठे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे शौक आपने जो है पाल रखे हैं। जिस दिन आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे, जिस दिन आप हार्ड वर्किंग बन जाओगे, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। पर आप इस समय पैम्पर्ड बच्चे हैं, पैम्पर्ड बच्चे, इसलिए आप जो है खराब जो है हो जाते। चलो एनीवेज वापस जो है आ जाएं। पर हाँ, जहाँ से बात शुरू थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना यूज़ कर सकते हो करना जो है चाहिए। चलो आगे आ जाए। बच्चा कह रहे डोंट लाइक अदर कंट्री, मेरा भारत महान। अबे नलायक, अंगूर खट्टे हैं, बाहर कभी गया नहीं है, बाहर बेटा गए नहीं, बाहर जाकर देख कर आओ। भारत आपका कोई अच्छा महान नहीं है। भारत में ऐसा कुछ भी इस समय नहीं है जिसके लिए आपको महानता हो। कोई ये मेरे को एक चीज बताओ, इंडिया में क्या आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, रट्टा मार रखा है मेरा भारत मान, 100 में से 99 बेईमान। ये कंट्री है, ये कंट्री है। इस कंट्री में क्या अच्छा जो मुझे बता तो दो। इस कंट्री में ऐसा क्या अच्छा है? इस कंट्री में ऐसा क्या अच्छा है जिसके लिए आप प्राउड फील कर रहे हैं? इस कंट्री में ऐसा क्या अच्छा है जिसके लिए आप प्राउड फील कर रहे हैं? एक चीज बता दें, गिव मी अ सिंगल रीजन। कम से कम जागो तो सही। कहता हूं ब्रेन डेड है, आपको इतना रट्टा मरवा दिया है कि आप सोच ही नहीं सकते। जस्ट गिव मी अ सिंगल रीजन। क्राइम, क्राइम इंडिया में कम है ज्यादा है? सेफ्टी, बाहर कंट्री में जाकर देख कर आओ, बाहर कंट्री में देख कर आओ लॉ एंड ऑर्डर कितना है। इंडिया में क्या लॉ एंड ऑर्डर है? इंडिया में क्या चीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंडिया में है? बाहर देख कर आओ, आप देख कर आए। इंडिया में सिविलाइजेशन, इंडिया में क्या लोग सिविलाइज्ड हैं? बाहर देख कर तो आओ। क्योंकि बेटा आप बाहर गए नहीं हो, आप बाहर गए नहीं हो, गटर के अंदर बैठे हो और गटर के अंदर आपको गटर की आदत पड़ गई है। देखो दो चीजें हैं, या तो इंडिया बदल दो या कम से कम ये कहना छोड़ दो कि मेरा भारत महान। फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो दूर तक भी नहीं है। मेरे को एक भी रीजन मेरे को नहीं मिलता इंडिया में कि इसको महान कहने के लिए। करप्शन टॉप में है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं, यहाँ सेफ्टी नाम की चीज नहीं है। किस लिए महान कह रहे हो? क्योंकि बचपन से बोला है। या तो इंडिया को बदलो, महान बना दो, अच्छी बात है, महान बनाओ, अच्छी बात है। सारे के सारे लोग, मैं कह रहा हूं मतलब हाईली अनसिविलाइज्ड है, आपको खाना खाना तक नहीं आता। रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आधा खाना खाते, आधा खाना छोड़ कर आते हैं। शादी में जाते हैं, आप चेक करो, शादी में जाते हैं प्लेटें भरते हैं जैसे भुक्खड़ की तरह हैं। आप सबकी मानसिकता मेरे को कई बार देखकर मेरे को शर्म आती है। शादी में जाते हैं कैसे प्लेटें भरते हैं, क्या वो आपने कभी खाना नहीं देखा क्या? क्या आप सिविलाइज अपने आप को कैसे सिविलाइज कह सकते हैं? आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है? देखो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। अगर मेरे को गिव मी अ सिंगल रीजन कि आपकी परवरिश अच्छी हो रही है, क्या आपकी परवरिश अच्छी हो रही है? नहीं हो रही, तो कैसे मेरा भारत महान? मेरे को एक रीजन दें, सिर्फ ये मत कहो मेरा भारत महान। हाँ, महान बनाने की कोशिश करें, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट आपको कह रहा हूँ अच्छे लोग बने, ईमानदारी से काम जो है करें। सर आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो? मेरे को झूठ तो नहीं बोलना ना, जो सामने है वो है, जो सामने है वो है। भाई देखो इस बात को मैं ये नहीं कहूँगा, छुपाने वाली बात नहीं भाई, जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है। बाकी हाँ, बात वही कहूँगा, कोशिश करें इस भारत को ठीक बनाने की, कोशिश करें भारत को ठीक बनाने की, और वो भारत आप ही से बनता है। कम से कम आप पब्लिक प्लेस पे जाओ, खाना तरीके से खाओ। गंदगी आप ही फैलाते हैं। जो मैं कहता हूँ ना, ऐसा नहीं कि भारत महान क्यों नहीं है। बाहर हम जब जाते हैं, मैं खुद देखता हूँ वहां पर एक्चुअल में गंदगी नहीं है, वहां पे लोग डिसेंट हैं, यहाँ पे लोग डिसेंट नहीं है। गंदगी आपने फैलाई है, किसी और ने नहीं फैलाई। आप कहीं बाहर जाते हैं, मैं तो यहाँ क्लासों में भी देखता हूँ, आपने बाहर चिप्स खाया, चिप्स का रैपर वहीं फेंक देते हो। क्या ये भारत महान है? क्या ये भारत महान है? गंदगी आप ही फैला रहे हो, बाद में आप ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी ना, या किसी और की होगी? सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप ही नहीं भरे। क्यों आप ड्रिंक करते हैं? क्यों आप गाली गलौज कर रहे हैं? क्यों आप ये सारी चीजें आप करते हैं? तो आप ही को डिसाइड करना है। क्यों आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? रिस्पेक्ट तो आप ही को सीखना जो ना पड़ेगा। क्यों आपस में रिस्पेक्ट जो है नहीं होती? क्यों आपस में आप एक दूसरे का मजाक बनाते हैं? क्यों आप एक दूसरे को बुली करते हैं? जापान में चेक करें, जो मैं कहता हूँ कई कंट्रीज हैं, जो मैं कहता हूँ ना आप सीखें उनसे, वहां पे वाकई शेयरिंग होती है। यहाँ पर कोई शेयर नहीं करता, यहाँ तो अननेसेसरी कंपटीशन है। कंपटीशन कितना आजकल तो भाइयों में कंपटीशन चल रहा है।
एक दूसरे को देखा देखी में आजकल अलग जो है चल रहा है, ये तो सिविलाइजेशन नहीं है। अगर अभी पीछे भी आया था, एक मूवी आई थी अभी, एनिमल, आप सबने देखी होगी, कितनों देखी है एनिमल? सबने देखी है। अगर हम ये मूवी देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ये मेरा भारत महान है? एक्सट्रीम एब्सर्ड मूवी। और अगर आप एनिमल मूवी को देखकर इंडिया में अगर एनिमल मूवी हिट हो रही है, आई रियली पिटी ऑन यू ऑल। इंडिया में अगर एनिमल मूवी हिट हो रही है, आई रियली पिटी ऑन यू ऑल। आप ऐसी मूवी देख रहे हैं और आप कह रहे हो मेरा भारत महान। अगर इंडिया में ऐसी मूवी एप्रिशिएट हो रही है, इट मीन्स आप सबको ऐसी मूवी पसंद आ रही है। अगर आप सबको ऐसी मूवी पसंद आ रही है अपनी सोच से, मेरे को तो आप सबकी सोच से डर लगता है। एनिमल मूवी वॉज एक्सट्रीम, मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे मूवी समझ नहीं आई कि मूवी बन कैसे सकती है, और बाद में पता चला ये मूवी हिट हुई है। अगर दुनिया, इंडियंस अगर ऐसी मूवी देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सीरियल्स टीवी देखते हैं, जनरली स्पीकिंग मेरे घर में टीवी नहीं है, टीवी मेरे घर में तो याद ही नहीं कब था, 20 साल पहले हमने टीवी हटा दिया था। जब देखा टीवी देखकर लोग खराब हो रहे हैं, टीवी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप देख सकते हैं, और अगर आप आपके घर में टीवी है, डोंट से मेरा भारत महान। हमारे घर में टीवी नहीं है, 20 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, मुझे याद ही नहीं। टीवी तो बहुत पहले, शायद मैं आई वॉज 9th और 10th क्लास में था, तब टीवी हट गया था। जब तक टीवी में रामायण महाभारत आया करती तब तक हमने टीवी देखा था, उसके बाद टीवी देखना छोड़ दिया। जब से वो कहानी घर घर की आई थी, हमने टीवी देखना वहीं जो है छोड़ दिया था। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आपकी हालत बहुत बुरी है, आपकी हालत बहुत बहुत बुरी है। टीवी में क्या देख रहे हो आप चेक कर लें। चलो एनीवेज वापस आए। चलो मेथड नंबर 5, मेथड नंबर 5, हाँ जी, मेथड नंबर 5, WDV मेथड। हाँ, अब बच्चा कह रहे सर मैं सीए बन के वर्ल्ड टूर लगाऊंगा, बिल्कुल लगाएं। जनरली एक मैं कह सकता हूँ, एक चीज जरूर करना अपनी जिंदगी में, वर्ल्ड टूर जरूर लगाना, तो जाके आपको पता चलेगा दुनिया कहाँ पहुंच गई। अभी तक आप क्या है ना, आप एक छोटे से, मैं कह रहा एक छोटे से एरिया में बस आप बस रहे हैं, आपको लग रहा है यही जिंदगी है, आप एडिक्टेड हो गए हैं। जो कहते हैं ना, आप क्या है, कुएं का मेंढक है, बस कुएं के अंदर एक छोटा सा कुआं है, उसके अंदर आप टर टर कर रहे हो, आपको लग रहा है यही जिंदगी है। जिस दिन आप पूरा वर्ल्ड घूमेंगे ना, तो आपको पता चलेगा समुद्र क्या होता है, दुनिया क्या चल रही है, किस लेवल की चल रही है, आपको एक्चुअल में पता जो है अभी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको तो कहते हैं छोटे से, आप कुएं के मेंढक कितने वहाँ पे टर्टर जो है कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें बाहर जो है देख कर आए, तो आपको वाकई दुनिया जो है बड़ी मस्त पता जो है चलेगी। एनीवेज WDV लिखें, रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ जी, रिटर्न डाउन वैल्यू। हाँ जी, रिटर्न डाउन वैल्यू की बात करें तो सेम सोच थी जो शायद आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि इनिशियली डेप्रिसिएशन ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम जो है होना चाहिए। ठीक है जी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक मेथड जो है बना, और आपने शायद स्कूल में इंटरेस्ट चैप्टर एक पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ऐसा कुछ चैप्टर पढ़ा है। वैसे मैथमेटिक्स में फिर से जो है अभी आप पढ़ेंगे, पर मैं उसको डिटेल में भी लेकर नहीं जा रहा। तो शायद सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा था, ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला स्कूल में सीखा होगा, ऐसा कुछ P/2 में 1+i⁻t, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ फॉर्मूला जो है होता होगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है, आप डिटेल में जो है पढ़ेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ एक फॉर्मूला ऐसा बनकर आता है, अमाउंट क्या है, P/1+i⁻t। हर साल का इंटरेस्ट हम क्या निकालते, ऐड जो है करते चले जाते। तो ये जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां पर जो है डिटेल में करना, और यहाँ पर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। कहते हैं हर साल क्या होता है, इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड करा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बनता है। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और हर साल आपने एक डेप्रिसिएशन चार्ज करा और उसको लेस कर देना, फिर एक वैल्यू जो है निकालनी होगी। और हमने कहा यहाँ पे जो P है वो मेरा क्या बन जाता है, कॉस्ट,
उसने कहा 1 माइनस, यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह क्या आएगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, पावर टी करोगे, लास्ट में क्या बचना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू जो है बचना चाहिए। तो एक फॉर्मूला जो है ऐसा कुछ बनकर जो है एक आता है। तो एक फॉर्मूला जो है बनकर आया, उन्होंने कहा कॉस्ट हमारी जो भी है, कह रहे कॉस्ट कुछ रेट ऐसा निकालें, कुछ रेट ऐसा निकालें कि लास्ट में आते आते इतनी स्क्रैप वैल्यू जो है बच जाए। तो भाई बस ये लिख लें, स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला कुछ मेरा ऐसा जो है बनकर आता है। और ये कहाँ से आया, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट से जो है ये मेरा जो है आया था। ठीक है जी। तो भाई स्क्रैप वैल्यू क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन की पावर टी जो है ये मेरा आ जाएगा। ठीक है। और अब मुझे करना क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट जो है मुझे निकालना है, डेप्रिसिएशन का रेट जो है निकालना है। तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब चेक करो, अब इसको मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो यहाँ से देखो स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस डेप्रिसिएशन की होल पावर टी हो जाएगा। मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए तो पावर टी को अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये टीएथ रूट या एनएथ रूट जो है हो जाएगा, ये 1 माइनस डेप्रिसिएशन जो है आएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन मुझे निकालना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 माइनस टीएथ रूट की पावर ये क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट जो है आएगा। और डेप्रिसिएशन का रेट अगर मुझे निकालना है तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हो जाएगा। तो भाई इतना समझने की जरूरत नहीं, ज़्यादा आपको समझ भी आएगा नहीं, पर सिर्फ मैं आपको बता रहा था इस फॉर्मूले से मैं इस फॉर्मूले पर जो है आया हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पर आया, पर इसकी डेरिवेशन इतना अपने को ज़रूरत जो है नहीं है। फिलहाल इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन का रेट अपने को कैसे निकालना है, 1 माइनस टीएथ रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ये अपने को जो है निकालना है। ठीक है। तो भाई एक बात चेक करो, फॉर एग्जांपल, हाँ जी, मैंने कहा WDV रेट मेरे को निकालना है, तो चेक करो मेरा WDV रेट, डेप्रिसिएशन रेट अगर निकालना है तो भाई कैसे निकालेंगे, 1 माइनस मेरी यहाँ पे लाइफ कितनी है, हाँ जी मेरे सवाल में लाइफ कितनी है 4 साल। फिर स्क्रैप वैल्यू चेक करो, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 4,99,712, डिवाइड करें कॉस्ट कितनी है 12,20,000, कॉस्ट कितनी है 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। पूरा ध्यान पहले कैलकुलेशन पे। मान लो एक फॉर्मूला जो है बनकर आया WDV रेट का, एक फॉर्मूला जो है बनकर आया WDV रेट का 1 माइनस टी क्या है लाइफ अपॉन टीएथ रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई चेक करें, तो हमने कहा 1 माइनस लाइफ कितनी है 4 साल, और आगे क्या है स्क्रैप वैल्यू कितनी है 4,99,712, कॉस्ट कितनी है 12,20,000। अभी पूरा ध्यान कैलकुलेशन पर जो है करेंगे। तो भाई ये कैलकुलेशन कैसे होगी, तो भाई पहला स्टेप इसको डिवाइड करो, पहला स्टेप इसको जरा डिवाइड करें। तो भाई 4,99,712 डिवाइड बाय 12,20,000, तो भाई डिवाइड करें और साथ साथ लिख लेना 1 माइनस 4th रूट ऑफ, डिवाइड करा तो बताओ आंसर कितना आ रहा है 0.4096 मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई ये मेरा आया, स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने इसको डिवाइड करा, डिवाइड मैंने करा, इसका मैंने 4th रूट जो है निकाला, ये मेरा आया। अब ध्यान से चेक करो, मेरे को 4th रूट निकालना है, मेरे को 4th रूट निकालना है, वो कैसे निकालें। तो भाई आपके पास कैलकुलेटर ऑलरेडी है, कैलकुलेटर में चेक करें, एक अंडर रूट का बटन होगा, एक अंडर रूट का बटन जो है होगा। सोचें मेरे को 9 का अंडर रूट निकालना है, तो कैसे निकालते हो, 9 आपने लिखा, 9 लिखा, अंडर रूट का बटन जो है दबाया, जैसे ही अंडर रूट का बटन दबाओगे आंसर क्या आएगा 3 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। ऐसे अगर 16 का रूट निकालना है तो आपने 16 दबाया, अंडर रूट का बटन दबाया, आंसर कितना आएगा 4 जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट निकालना सबको आता होगा,
एंड आई होप सबके कैलकुलेटर पे अंडर रूट का बटन है। फिर से आज की डेट में कई कैलकुलेटर पर अंडर रूट का बटन जो है खत्म जो है हो गया है, क्योंकि अंडर रूट नॉर्मली रियल लाइफ में यूज होता नहीं, अकेडमिक्स में यूज होता है। इसलिए मैंने कहा मेरे को जो चाहिए MJ12D, नॉर्मली इसके अंदर वो सारे बटन है। आजकल क्या है, कुछ कैलकुलेटर पर अंडर रूट का बटन अब आना जो है खत्म हो गया, कुछ कैलकुलेटर पर प्लस माइनस का बटन जो है आना बंद जो है हो गया है। इसलिए इस कैलकुलेटर में मेरे को वो सारे बटन हैं जो मेरे को आगे चाहिए होंगे। ठीक है जी, तो भाई चेक करो, अंडर रूट निकालना आता है, पर मुझे अब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट की जगह अब मुझे क्या निकालना है, फोर्थ रूट जो है निकालना है। तो भाई इस बात को फिर चेक करें, अगर मुझे फोर्थ रूट निकालना हो तो अपन कैसे जो है निकालें। फिर से मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आएगा इंडाइसेस, उसमें डिटेल में आप समझेंगे, पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, तो थोड़ा सा आपकी हेल्प जो है कर देता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसा कुछ, a की पावर m की होल पावर n, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स से पढ़ा है। हाँ जी, ये फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर mn, a की पावर क्या होता है mn, ऐसा एक फॉर्मूला आपने जो है पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स में पूरा एक चैप्टर है, डिटेल में समझेंगे, पर अभी सिर्फ एक फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं। a की पावर m की होल पावर n को क्या लिख सकते हो, a की पावर mn। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही a की पावर mn को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, a की पावर m होल पावर n, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझो। अब मुझे मान लीजिए 16 का फोर्थ रूट निकालना है, 16 का फोर्थ रूट निकालना है, तो मैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। मैंने लिखा 16 का अगर फोर्थ रूट है, मैं 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं। इतनी बात तो क्लियर है। 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 लिख सकता हूं। इसी को अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 16 की पावर 1/2 की होल पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने कहा 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या मैं निकाल सकता हूं, 16 अंडर रूट आएगा, तो मैंने कहा कैलकुलेटर पर मैंने किया 16 का अंडर रूट, आंसर कितना आ गया 4। अब ये जो वैल्यू आ गई है, ये जो वैल्यू आ गई, फिर से मुझे क्या निकालना है, अंडर रूट। मैंने एक बार फिर अंडर रूट दबा दिया, अंडर रूट दबाऊंगा, मेरा आंसर कितना आ गया, 2 जो है आ जाएगा। कुछ बात क्लियर है। तो अगर मुझे फोर्थ रूट निकालने, अगर स्क्वायर रूट निकालने, अंडर रूट एक बार दबाओ। अगर मुझे फोर्थ रूट निकालना है, अंडर रूट कितनी बार दबाओ, 2 बार जो है दबा सकते हो। ऐसी अगर मुझे एट्थ रूट निकालना हो, एट्थ रूट निकालना हो, अगर यहाँ पे एट्थ रूट निकालना हो तो क्या कर सकते हो, 16 का यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसका मतलब क्या है, 16 के बाद अंडर रूट एक बार, अंडर रूट 2 बार, अंडर रूट 3 बार। आप 3 बार अंडर रूट जो है दबा सकते हैं। कुछ को बात समझ आती है। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट दबाना है, अंडर रूट एक बार दबाएंगे। अगर फोर्थ रूट निकालना है, अंडर रूट 2 बार दबाएंगे। अगर एट्थ रूट निकालना है तो अंडर रूट 3 बार दबाएंगे। उसके बाद और कौन सा निकाल सकते हो, 16th रूट अगर निकालना हो, अंडर रूट 4 बार दबाएंगे। अगर 32nd रूट निकालना हो, अंडर रूट 5 बार जो है दबाएंगे। आज इतना समझाता हूं, फिर बच्चे का सवाल, सर अगर 5th रूट निकालना हो, 6th रूट निकालना हो, नेक्स्ट क्लास में जो है सीखेंगे। सब कुछ जो है सीखना है, तो अभी पहले एक बेसिक सा सीखते हैं। अगर मुझे 4th रूट निकालना है तो 4th रूट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 2 बार। तो भाई चेक करें, अंडर रूट 2 बार जो है मुझे दबाना है, तो आराम से अब चेक करके बताओ। हाँ जी, 1 माइनस, अब अंडर रूट 2 बार दबाएं, 0.4096, इसका मुझे फोर्थ रूट निकालना है। अंडर रूट कितनी बार दबाना है, 2 बार। एक बार दबाया, 2 बार दबाया, कितना आंसर आया, 0.8 इंटू में 100, और फिर 1 माइनस 0.8 कितना होता है, 0.2 इंटू में 100, ये कितना आ गया, 20% जो है आ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई आराम से चेक करो, WDV बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूल में रेट गिवन होता था, स्कूल में तो रेट गिवन होता था, रियल लाइफ में रेट आप निकाल कर बताओगे, रियल लाइफ में रेट आपको निकाल कर जो है बताना। इसलिए स्कूल का क्या था, क्लरिकल अकाउंटिंग, ऑलरेडी रेट गिवन है, पर अब क्या है, कंसेप्चुअल अकाउंटिंग। क्योंकि लाइफ कुछ भी हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ भी हो सकती है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस फॉर्मूले से अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले रेट जो है निकालना है। इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से जो है याद करते हैं। फॉर्मूला क्या है,
1 माइनस टी कर लो या मे बी nth रूट ऑफ क्या है स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। 1 माइनस nth रूट ऑफ क्या होगा स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। पहला काम ये। दूसरा सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। अभी क्या सिखाया? स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, 16th रूट अभी सिखाया। बाद में मैं आपको सारे रूट निकालना भी जो है सिखा दूंगा। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी। तो हमने क्या निकाला? रेट जो है हमने निकाल लिया है। और इसके बाद फिर वही काम करना है। ईयर पर आए, उसके बाद डिप्रिसिएशन, उसके बाद डिप्रिसिएशन और फिर आ जाए क्लोजिंग बैलेंस। तो भाई फिर चेक करें WDV बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो रेट निकालना अपने को आना चाहिए। सबसे पहले रेट निकालना जो है अपने को आना चाहिए। लो जी, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी, हाँ सर हमारा भी रेट जो है 20% जो है आ गया है, 20% जो है आ गया है। तो भाई चेक करें 2021, 2022, 2023, 2024। और इंपॉर्टेंट क्या है? अब रेट हम कहाँ से शुरू करते हैं? वो जो कॉस्ट है 12,20,000, 12,20,000 इसी को हमने 20% से किया। मैंने जो रेट निकाला 20%, तो मैंने कहा 12,20,000 का 20%। चेक करो आपका आंसर जो है आएगा 12,20,000 का 20%। बताएं जी कितना आ रहा है? 2,44,000 ये मेरा आया। और फिर चेक करो 12,20,000 में से 2,44,000 माइनस करोगे तो चेक करो क्लोजिंग बैलेंस कितना? 9,76,000। ठीक है जी। तो भाई आराम से चेक करते चले जाएं। ठीक है जी, चलो और आगे आ जाए। ऐसे ही फिर अब ये जो वैल्यू है ध्यान रखना, इस वैल्यू पर मेरे को डेप्रिशिएशन लगाना है 976 इंटू में 20%। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चा कह रहे हैं सर मैं नॉन मैथ्स का हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप मैं उतना पढ़ाऊंगा, चाहे आप मैथमेटिक्स की हो नॉन मैथ्स की हो, मुझे पता है आता किसी को कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ तो आप चाहे मैथमेटिक्स की हो नॉन मैथ्स को आता कुछ भी नहीं है, तो मैं बहुत बेसिक से ही जो है पढ़ा रहा हूँ। तो जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ जो है आ जाना चाहिए। तो भाई 976 का 20% करें तो कितना आएगा? 195,200। और फिर चेक करो 976 में से 195,200 माइनस करोगे तो बताओ जी कितना आएगा? 7,80,800। ऐसे ही 7,80,800 का 20% करें तो भाई चेक करो 156, 160 आ रहा है, और 7,80,800 में से 156, 160 माइनस करें कितना आएगा? 6,24,640 जो है ये आपका आ रहा होगा, ये आपका जो है आ रहा होगा। ठीक है जी, फिर ऐसे चेक करो 6,24,640 का 20% करें 1,24,928 ये आपका आ रहा होगा। और 640 में से 124,928 माइनस करें। हाँ जी, चेक करो आंसर कितना आएगा? 4,99,712। एट दी एंड स्क्रैप वैल्यू तो ये बचेगी ही बचेगी। मैंने कहा सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करें, पर एट दी एंड हर मेथड में लास्ट में क्या बचेगा? स्क्रैप वैल्यू। और डबल चेक करो
इन सब का टोटल करके बताएं। इन सब का टोटल कर कर बताओ। इन सब का टोटल जो है कर कर बताएं। हाँ जी, कितना आ रहा है? 7,20,288 जो है आ जाएगा। लो जी, आराम से चेक करें। लो जी, हाँ जी, तो भाई आराम से जो है चेक कर लें। हाँ जी, आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है जी, लो भाई आराम से चेक करें, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? कंफर्टेबल चल रहा है? लो जी, तो भाई एक बार फिर से जितना पढ़ाया उसकी रिवीजन जो है करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे जो है बढ़ेंगे। तो भाई फिर से एक बार जितना पढ़ाया सब कुछ रिवाइज करते हैं। और आज की क्लास बहुत टेक्निकल और नेक्स्ट क्लास धीरे लेवल और जो है अभी अपने को बढ़ाना है। लो जी, फिर से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। आई होप आप समझ आ रहे हैं, अलग अलग मेथड में हम सिस्टमैटिकली एलोकेट कर रहे हैं। क्या एलोकेट कर रहे हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट एलोकेट क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। 4 साल की यूजफुल लाइफ है। इसमें सिस्टमैटिकली अलग अलग तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप अपने क्लाइंट को रिकमेंड जो है कर सकते हैं। अलग अलग तरीके अपने क्लाइंट को रिकमेंड जो है कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? SLM मेथड। आपने क्या कहा कि सर जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है हम इक्वल पूरे साल जो है हम लगाएंगे। लगाना चाहें लगा सकते हैं। यूजफुल लाइफ हर साल का क्या होगा? सेम जो है आ जाएगा। दूसरा मेथड मेरा क्या है? मशीन आर रेट मेथड। हमने कहा जो भी एसेट है डिवाइड किसे किया? टोटल लाइफ आवर्स में मल्टीप्लाई किसे किया? हर साल कितने घंटे जो है हमने काम किया। तो भाई मशीन आवर रेट मेथड हमने जो है सीखा। मशीन आर रेट मेथड हमने सीखा। हमने कहा हर साल कितने आवर्स काम किया उससे मल्टीप्लाई जो है हमने किया। और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में हमने एक शॉर्टकट जो है सीखा। एक शॉर्टकट जो है हमने सीखा। हमने कहा जो भी कॉमन था डिवाइड हमने किया, इसको लिया मल्टीप्लाई, यहाँ तक मेरा कॉमन है। और उसके बाद जो आवर्स हैं सिर्फ इतना काम जो है मुझे करना है, ये अच्छे से काम जो है हो जाएगा। क्या ये शॉर्टकट अच्छे से समझ आ गया है? इसमें और भी बहुत सारे शॉर्टकट मुझे सिखाने हैं, क्योंकि एट द एंड इसको भी प्लस मेरे को बार बार नहीं करना होता। ये सारा काम कैलकुलेटर जो है करेगा। अभी आपको एक शॉर्टकट सिखाया और साथ साथ हमारे शॉर्टकट इतने सारे हैं, ये वैल्यू भी निकालेंगे ऑटोमेटिकली, ये मेरा प्लस भी होता जो है चला जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है मैं सिखा दूंगा। तो बहुत सारे शॉर्टकट मेरे को सिखाने पर अभी इतना शॉर्टकट आई होप समझ आया। एटलीस्ट पहले ये वैल्यू निकालना आपको आ गया होगा। और उसके बाद क्या था? इस वैल्यू को फिर से आपने टाइप किया, टाइप किया, टाइप किया, फिर आपने टोटल किया। ये भी अपने को करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में ये सारा काम भी ऑटोमेटिकली जो है होगा। बाद में जो है सीखेंगे। ऐसे ही फिर मेरा आया प्रोडक्शन यूनिट मेथड। फिर से मैंने कहा डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितने यूनिट इसके लाइफ में प्रोड्यूस होगा, हर साल कितना कितना हुआ, वो मुझे निकालना है। सेम फॉर्मूला और मेरे को शॉर्टकट जो है आ गया। शॉर्टकट क्या है? ये कॉमन है। उसके बाद सिर्फ इतना काम, इतना काम, इतना काम, इतना काम जो है करेंगे। ठीक है, इतना मैंने सिखाया। बाद में टोटल आपने फिर से मैनुअल किया होगा। नेक्स्ट क्लास में ये टोटल करना भी सिखा दूंगा। कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली टोटल जो है हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट सीखा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से काम जो है होगा। जितनी भी लाइफ है उस रेशो में रिवर्स ऑर्डर में काम जो है करेंगे। इसमें वही फॉर्मूला जो है मैंने यूज किया, जो कॉमन था वो मेरा है। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू, आई एम सॉरी, वैल्यू इक्वल टू जो है मैंने काम जो है मैंने किया। यहाँ तक भी क्लियर है? उसके बाद फिर हम आए
WDV मेथड में इसको छोड़ दो, सिर्फ इस फॉर्मूले को एक बार जो है याद करें। हमने कहा रेट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को एक बार जो है याद करो और इसकी डेरिवेशन जो है मैथमेटिक्स में उम्मीद है आपको समझ जो है आ जाएगी। ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, मैथमेटिक्स में जो है आपको सिखाया जाएगा। मैथ्स में फॉर्मूला जब समझ आएगा, मान लो ये एक फॉर्मूला बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैथ्स की क्लास में समझेंगे। और उस फॉर्मूले से ये रेट आया, एटलीस्ट ये आपको समझ जो है आ गया। तो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। और इसको चेक करो, पहले हमने इसको डिवाइड करा, इसको हमने डिवाइड करा, फिर मुझे कौन सा निकालने, रूट निकालने। आज हमने कौन सा रूट सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, 4th रूट सीखा, 8th रूट सीखा, 16th रूट सीखा, 32nd सीखा, 64, मतलब जो 2 की पावर के रूट होते हैं वो सारे निकालने सीखे। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे रूट भी जो है सीख लेंगे। सब कुछ आपको जो है सिखाना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप मशीन खरीदो या तो 2 साल 4 साल 6 साल 3 साल भी हो सकती है, 5 6 7 कुछ भी जो है हो सकता है। सब कुछ जो है अपन सीखेंगे। पर अभी हमें समझ आया, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो रूट कितनी बार, एक बार। अगर 4th रूट निकालना है तो 2 बार। 8th रूट निकालना है तो रूट 3 बार। ये कितने बार आएगा, रूट 4 बार। ये 2 की पावर 5 है तो ये 5 बार जो है आएगा। रूट की पावर 6 है तो 6 बार जो है ये मेरा आ जाएगा। तो हमने ये रूट निकाला, 1 से माइनस करा, मल्टीप्लाई बाय 100 जो है हमने किया, और उसके हिसाब से फिर मेरा काम जो है यहाँ तक आ गया है। लो जी, पहले तो यहाँ तक चेक कर लें, किसी को कोई भी डाउट हो। ऑनलाइन बच्चा कह रहे कैलकुलेटर सीख के मज़ा जो है आ गया। अरे बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। लो जी, अभी और एक शॉर्टकट और मेरे को सिखाने का मन है, WDV पर आ जाए। पहले यहाँ तक सारा समझ आ गया, यहाँ तक सारा समझ आया। अब ध्यान से चेक करो WDV, इसको और चेक करें और शॉर्टकट जो है सीखते हैं। लो जी, और शॉर्टकट पर जो है आते हैं। फिर से कैलकुलेटर फटाफट से निकाल लें। लो जी, फिर से चेक करो, कैलकुलेटर पर आ जाएं। एक शॉर्टकट और मेरे को जो है सिखाना है। ये सारी कैलकुलेशन भी आप चाहे तो 5 मिनट में कर सकते हैं, चाहे तो 1 मिनट के अंदर ये सारी कैलकुलेशन जो है हो जाएगी। सारी कैलकुलेशन 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। मेरे को बार बार जो है नहीं लिखना होगा। ठीक है जी, सीखना चाहोगे, नहीं सीखना चाहोगे, कितने सीखना चाहेंगे? तो भाई गंभीर होकर सीखोगे, मुस्कुरा कर सीखोगे, मुस्कुराकर। ठीक है, अगर कुछ मजा आ रहा है तो चेहरे पे मुस्कान जो है आ जाए। अब ध्यान से, पूरा ध्यान। अच्छा, कुछ बच्चों के चेहरे मुस्कुराहट नहीं आ रही, वो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, उनको छोड़ दो। बाकी जिनके हाथ में कैलकुलेटर, आज आप अमीर बच्चे हो इसलिए आप चेक करो, आपको बड़ा मजा जो है आएगा। और गरीब बच्चों यूट्यूब पे फिर से लेक्चर देख लेना और उसके बाद सीख लेना, ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में समझ जो है नहीं आएगा। और जिनके पास कैलकुलेटर है साथ वालों को एक बार शेयरिंग जो है करा दो। लो जी, चेक करें फिर से। अभी हमने क्या किया, आपने 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20% किया होगा, इक्वल टू नहीं दबाया होगा तो ये आंसर आया होगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, फिर आपने 12,20,000 माइनस 2,44,000 ये लिखा होगा, इक्वल टू, फिर ये वैल्यू आई होगी। ये कोई भी काम नहीं करना। अब ध्यान से चेक करो, अब पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है रखें। कैलकुलेटर पहले ऑन का बटन जरूर दबा देना, नहीं दबाओगे तो काम नहीं करेगा। पहले कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबाया। अब चेक करो, 12,20,000 लिखा, 12,20,000। ठीक है जी, पूरा ध्यान कैलकुलेटर में 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। चेक करो, मल्टीप्लाई बाय 20%। ये फर्स्ट कैलकुलेशन तो सेम आ गई, ये आप सबने किया होगा। 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, 5 सेकेंड। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, मुझे नहीं लिखना। अब सिंपल करो, माइनस का बटन और इक्वल टू बस दबा दो। माइनस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, क्या ये आ रहा है? हाँ आप सबके एक्सप्रेशन इतने प्यारे लगे, ऐसे एक्सप्रेशन डेली दे दिया करो, मैं इतने शॉर्टकट सिखा दूंगा, इतने प्यारे एक्सप्रेशन थे बाय गॉड। चेक करो, अब क्या करना है, चेक करो, ये वैल्यू ऑलरेडी स्क्रीन पर आ गई। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 20%, मल्टीप्लाई बाय 20%। क्या ये वाली वैल्यू आ रही है? हाँ, अब क्या करना है,
बस माइनस इक्वल टू, चेक करो माइनस इक्वल टू, क्या ये वाली वैल्यू आ रही है? हाँ, अब क्या करना है? सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 20%, क्या ये वैल्यू आ रही है? हाँ, अब क्या करना है? माइनस इक्वल टू, सिंपल चेक करो माइनस इक्वल टू, क्या ये वैल्यू आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है। फिर चेक करो, सारा काम कैलकुलेटर पर है, फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 20%, क्या ये वैल्यू आ रही है? हाँ, फिर क्या करना है? माइनस इक्वल टू, क्या ये वैल्यू आ रही है? आपकी ये वैल्यू आ रही है? आ गई। मैंने कहा था ना 1 मिनट में ये सारी वैल्यू आ जाती है। सीए बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। पेपर बहुत इजी आता है, टाइम सेविंग होता है। अब बात वही है, अगर ये आपने 1 मिनट में सॉल्व कर लिया, आराम से 5 मिनट बचते हैं। और जो बच्चे इसको पहले सॉल्व करें, 12,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये फिर लिख रहे हो 12,20,000 माइनस 244, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो, फिर लिख रहे हो। एक तो टाइम, मनी, एफर्ट, सब कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट जो है होती है। ये काम इस तरीके से जो है होता है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? अच्छे से कर लोगे? एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देख लो। करना क्या है? सिर्फ 12,20,000, हाँ जी, चेक करो पहला काम क्या है? 12,20,000 इंटू में 20%, बस इतना सा करना है। ये वैल्यू कैलकुलेटर पर आई, और जैसी कैलकुलेटर पर आई मुझे करना क्या है? इस वैल्यू को माइनस करना है। सिंपल माइनस इक्वल टू दबाओगे, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है आ जाती है। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है आ जाती है। जैसी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, फिर से आपने परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकाला, और आपको इस परसेंट माइनस करना है। सिंपल क्या करना है? माइनस इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू जो है आ जाती है। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। टोटल आज सिखा दूं? आज नहीं, टोटल ये भी सिखा दूं या कल सिखाऊं? आज ही सिखा दें, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। है इजी, है बहुत इजी, पर इसको नेक्स्ट क्लास में जो है करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है करते, या चलो सिखा दूं? नहीं, पहले देख लो यहां तक कंफर्टेबल है, ऐसा ना हो कि आपका जंप हो जाए। हाँ जी, पहले इतना नहीं, चलो ऐसे करते हैं, इतने की प्रैक्टिस जो है करो, इतनी प्रैक्टिस करो। ये सारा कुछ सिखाओ, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है। अभी आपको ये भी सिखाना है सीधा ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है। अभी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली यहां से इस वैल्यू पर आना हो, यहां से इस वैल्यू पर आना हो, वो भी मेरे को सिखाना है। इन सब वैल्यू की मेरे को जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। अगर सीधा कहें मशीन खरीदी 10 साल पहले, आज की वैल्यू बताओ, तो ये काम भी नहीं करेंगे। सारा काम 15 सेकंड में जो है करना है। इस कॉस्ट से अगर WDV पर आना हो, ये भी मुझे जो है सिखाना है। अभी तो स्टेप बाय स्टेप डेप्रिसिएशन सिखाया, क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद इसको भी छोड़ेंगे, सीधा क्लोजिंग बैलेंस पर आएंगे। उसके बाद इन सबको भी छोड़ देंगे, सीधा इस वैल्यू पर भी जो है आ जाएंगे। सब कुछ सीखेंगे, आराम आराम से जो है सीखते हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन बच्चा पूछा है सर क्या इस संडे को टेस्ट होगा? हाँ जी, अभी नहीं, अभी टेस्ट बता दो। टेस्ट अब कब रहेगा? जब वॉल्यूम 1 पूरा जो है हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम 1 के 4 चैप्टर जब होंगे तब टेस्ट लूंगा। मेरे को अभी मन नहीं करता कि मैं एक एक चैप्टर का टेस्ट लूं, कम से कम 4 चैप्टर्स होंगे, उसके बाद आपका टेस्ट जो है रहेगा। तो अभी फर्स्ट चैप्टर हमारा BRS हो गया, सेकेंड चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन जो है चल रहा है, उसके बाद थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जब पूरा होगा, उसके बाद फिर आपके हर संडे टेस्ट होने जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट की चर्चा बाद में जो है अपने जो है करेंगे। ठीक है, और बच्चे क्या पूछ रहे हैं? क्या सर 12 डिजिट वाला? हाँ, आई होप आपको पता होगा, जो भी कैलकुलेटर लेना है ये आपका 12 डिजिट कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है, तो मैंने कहा ना MJ12D ये ले लेना, ये 12 डिजिट का ही होता है। कैलकुलेटर अलग अलग डिजिट के होते हैं, 10 डिजिट, 8 डिजिट, 12 डिजिट, 14 डिजिट, 18 डिजिट। तो 12 डिजिट का कैलकुलेटर जो है आप ले लीजिएगा। चलो अब बच्चे कह रहे हैं आज कैलकुलेटर की अहमियत रियलाइज हुई। अभी बेटा नहीं हुई, अभी कैलकुलेटर में बहुत कुछ सीखना है। आज तो शुरुआत है, आज तो शुरुआत है, तो ये सारा जो है आ जाएगा। अच्छा, आज का होमवर्क क्या है? मुझे कहने की जरूरत नहीं, BRS का डेली का एक सवाल करते रहना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आज क्वेश्चन नंबर 2 जो है कर लेना, तो ये कहने की जरूरत जो है नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से जो है
करते रहें। चलो तो आज की क्लास मेरे हिसाब से यहीं पर ख़त्म जो है करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय। और आप सबसे रिक्वेस्ट, कल प्लीज़ कैलकुलेटर लेकर आ जाना, क्योंकि मुझे बहुत सारी कैलकुलेशंस सिखानी है, तो भाई कैलकुलेटर ज़रूर लेकर जो है आ जाइएगा।